बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और एक और सुबह, एक और नई सुबह का आगाज़ हुआ और आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत सारे पैगामात, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी बेहतरीन गेस्ट जो बताएंगे आपको आज भी बहुत इंटरेस्टिंग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके लाइफस्टाइल के लिए बड़ी बेहतर रहेंगी। अच्छा, जो मैं आज बात करना चाह रही हूँ लोगों के लिए वो एग्जैक्टली मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि हर किसी में अल्लाह ने कोई ना कोई क्वालिटी दी है। ये थोड़ी मोटिवेशनल बातें होती हैं। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी हमें दी है, इस ज़िंदगी को देखते हुए, इस ज़िंदगी को सोचते हुए, हाँ देखिए जाना हर एक ने है एक दिन, और ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये जानना ज़रूरी है कि लाइफ हमें कहाँ लेकर चल रही है और हम कितने इम्पोर्टेंट हैं इस पूरी दुनिया में। अपने इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस का एहसास जो है वो कभी भी आप दौलत से, पैसों से, ब्रांड से, इन चीज़ों से नहीं दिला सकते हैं। इम्पोर्टेंस इंसान के अंदर उसकी ख़ास क्वालिटीज़, उसकी अच्छी बातें, उसके अंदर की इंसानियत, खिदमत खल्क कितनी करता है वो एक इंसान के लिए, और एक कहते हैं ना कि जिंदा जो चीज़ें होती हैं उनके लिए, जिसमें जो है जानवर भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं, इनके लिए वो क्या कर सकता है। तो बेसिकली हमें अपने इन सब बातों को बहुत ज़्यादा सोचना ज़रूरी है कि हम अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास लाएं। अगेन आई एम सेइंग, नो ब्रांड्स आर इम्पोर्टेंट। किसी ने कितना महंगा ब्रांड पहना है, दूसरे शख्स को उसकी परवाह भी नहीं होती है। आज आप देखें जो जितने बड़े बड़े नाम, जो हमारे हीरोज़ या जो वो ख़वातीन, वो भी हमारी हीरोज़ हैं, जो आज भी जिनके नाम हैं, वो क्यों उनके नाम हैं? ज़रा आप सोचें कि उन्होंने क्या ऐसा किया कि उनके नाम रह गए। किसी ने भी आज जो है वो गुची का बैग हो या किसी का भी जो है सीके का बैग हो, उससे किसी का भी नाम नहीं बना, किसी का भी नहीं बना। हाँ, जिन्होंने वो ब्रांड्स बनाए उनका नाम ज़रूर बन गया क्योंकि उन्होंने कोई कामयाबी हासिल की, उन्होंने इंडस्ट्री खोली, इंडस्ट्री के बाद उस जगह पे जो काम करने वाले थे उनको रोज़गार मिला। तो बात सारी सब ये आती है कि कहाँ पर हम अपनी इम्पोर्टेंस देखें। ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, जो अल्लाह ने जिसको नवाजा है, बिल्कुल नवाजे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है उससे ये देख करके वो अपने ब्रांड्स को यूँ दिखा करके सी वी हैव दिस ब्रांड दिखाएं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे ये ना सोचें कि आपका वो मवाजना होगा, वो आपकी एक कहते हैं ना वैल्यू बनेगी कि आपने ये ब्रांड पहना, कितना पैसा। अगेन जो आपकी वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी आपकी अपनी ज़ात से, आपकी अपनी पर्सनालिटी से, आपके अपने अल्फाज से, आप कितने अच्छे नेचर वाइज हैं उससे, आपके किस तरह से आप किसी से बात करते हैं उससे। तो अपने आप का आप पहले तो मवाजना करें, अपने आप को सोचें कि आप कौन हैं, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपके अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ है। अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को जज करें, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को पहचानें और ढूंढें उन अच्छी क्वालिटीज़ को जो इंसानियत के काम आए, जो इंसानों के काम आए, जो खिदमत खल्क करने के काम आए। आपने ये चीज़ सोचें। फिर आपने सोचना है कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए सोचें। और बेसिकली ये वाली बात है कि अपनी फैमिली के लिए आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए ये सोच रहे हैं कि उनके लिए अच्छे से अच्छा उनको तालीम दें, उनको उनकी तरबियत अच्छी से अच्छी, तो समझे कि आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो पूरी होती चली जा रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये भी आती है कि बाज़ लोग जब हमारे बड़े बुजुर्ग एज को एक पहुँच जाते हैं तो उस वक्त वो बड़ा अपने अंदर से ये सोच रहे होते हैं कि अब वो मतलब किसी उनकी कोई वैल्यू नहीं रही है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बड़े उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू वो, मैं आज ये आपको बड़ी एक टिप पर, जो बड़े बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं ना, वो बात सोच लें। आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो है ना वो बेसिकली है कि आपकी दुआएं, आप जिस तरह से आप दुआ करते हैं और वो कबूल होने लग जाती है, आपकी सोच से अल्लाह ताला आपकी जो है ना ज़िंदगी को चलाने लग जाते हैं। आप जो सोच रहे होते हैं वो होने लग जाता है। आप कभी इस बात को, मेरी बात को आप कभी देखिएगा, सोचिए बैठकर, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप सोचिए उनके वो जो सोच रहे होते हैं वो कैसे होने लग जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत एक कहते हैं ना कि अल्लाह से एक नज़दीकी, एक कुदरत, एक नज़दीकी, एक उनका जो है एक
और उनका बड़ा नीट क्लीन हो जाता है, बड़े साफ सुथरे से हो जाते हैं। तो उनके आप ये सोचें कि वो उनकी दुआएं जो बहुत कबूल होती हैं। तो अपने बड़े बुजुर्गों से दुआएं लें, उनकी खिदमत करें और उनके इस चीज़ को, वो कहते हैं ना कि ये जो उनकी दुआएं हैं ये आप जितना ले सकते हैं उस वक्त ले। और हमें अपने बड़े बुजुर्गों को भी कहूँगी कि अपनी आप सोच को बहुत पॉजिटिव कर लें अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत बात, मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी अपने बच्चों के लिए, वैसे तो नहीं माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए कोई बददुआएं करते, लेकिन कभी भी ऐसा हो जाता है ना कि वो कोई ऐसी चीज़ मांगने लग जाते हैं अल्लाह से कि जो उनके लिए उनके बच्चों के लिए भी बेहतर शायद नहीं होती है। तो लेकिन यह कि वो होने लग जाती है। जिस तरह मैं एक किसी को जानती हूँ, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा दुआ करते हैं कि उनका बच्चा जो है ना वो उनके पास हर वक्त रहे। अब उनके पास वो रहना शुरू हो गया, उसकी जॉब छूट गई। अब ऐसी दुआ भी ना करे कि हर वक्त उनके पास रहे। बोले मेरे बच्चे को अल्लाह बहुत नवाजे और उसको ऐसा करे कि मुझे भी वक्त दे साथ में। अपने दुआ मांगने का भी तरीका होता है। तो मैं कई बार इन चीज़ें बड़ा हो जाती है, ओ माय गॉड, अच्छा ये चीज़ें भी। तो अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे भी कहूँगी कि हमेशा दुआ जो है ना वो ऐसी करें कि जिससे आपके अपने बच्चों को बहुत फ़ायदा हो, आपके अपनी ज़ात को बहुत फ़ायदा हो। आपको ज़ात को इस तरह से फ़ायदा होता है ना कि आप बीमारियों से दूर रहें, आपके आज़ा अच्छे काम करें, आप हेल्दी हों, अपनी सोच को इस तरह, ये पॉजिटिव सोच जो है ना ये हमें रखनी चाहिए, बल्कि हर एक को रखनी चाहिए कि आप हेल्दी हैं, अल्लाह ने आपको हर चीज़ से नवाजा, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कहते हैं शुक्र जो है ना वो सबका जुज़ होता है। एक्चुअली शुक्र हर चीज़ का जुज़, हर चीज़ आपकी जो है ना उसमें मुकम्मल हो जाती है, क्योंकि आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। इसके साथ साथ अल्लाह के शुक्र के अदा करने के साथ साथ आप ये देखें कि आप की सारी चीज़ें जो भी है, ऊंच नीच किसकी जिंदगी में नहीं होती है, सबकी जिंदगियों में ऊंच नीच होती है। कोई ऐसा शख्स नहीं जो हम कहेंगे कि मुकम्मल है, परफेक्ट है। कहीं भी किसी को बीमारी होती है, कहीं बहुत ज्यादा पैसा तो चल भी नहीं सक रहा होता, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। पर हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा कर, जब इंसान शुक्र अदा करने लग जाए तो बहुत सी अच्छी बातें होती हैं। और मैं एक और चीज़ ये भी कहूँगी कि हमारे बड़े जो थे अक्सर बहुत से, हम खुद भी, मैं कहूँगी शायद हम भी जिद्दी हो जाते हैं समटाइम्स किसी न किसी बात पे, हम लोगों की बात सुनते नहीं हैं और अपनी मनमानी कर रहे थे। कहते हैं मशवरा ज़रूर लेना चाहिए, तो मशवरा ज़रूर लें ज़िंदगी में। और फिर मैं कहूँगी कि हर एक में क्वालिटी, स्पेशली बड़े बुजुर्गों में बहुत बड़ी क्वालिटी है दुआओं की। उनकी दुआएं ज़रूर लें, उनकी खिदमत करें, उनके पाँव दबाएं अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने वालिदैन के, उनका जितनी खिदमत कर सकते हैं उनकी खिदमत करें। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारे सारे कायनात को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हमें कोरोना से निजात दिलाए और हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतर तरीके से शामिल हो और बुरी चीज़ों से हम लर्न कर सके कहाँ गलतियाँ की हैं और दोबारा गलती नहीं करें। अभी जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं, आप हमारे साथ ही उनसे मुलाकात कराते हैं। जी, एक दफ़ा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मुस्कुराती सुबह में आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली हुसैन खान और आज हम बात करने वाले हैं दांतों के हवाले से। ही इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ नूर डेंटल क्लिनिक और साथ में खान हेल्थ सर्विस फॉर पाकिस्तान में एज अ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन भी हैं। और आपको ये भी बताऊँ कि ये विजिटिंग फैकल्टी मेम्बर ऑफ खान यूनिवर्सिटी एंड ज़ैबत यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। और आज आपसे बड़ी सारी दांतों के हवाले से बातें होंगी क्योंकि दांत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे महंगा इलाज होता है वैसे, है ना। तो पहले तो प्रिवेंशन पर आते हैं ना ताकि आपके पास नहीं आना पड़े। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सही है ये वाली बात या नहीं? देखें, प्रिवेंशन का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि आपने डेंटिस्ट के पास 6 महीने जरूर जाना है। बस सही, ठीक है, ये भी अच्छी बात हमारी दुकान बंद नहीं होगी। आपने पहले ही सही कह दिया। वैसे बात आपने बिल्कुल सही कही है। हम जब चाहते हैं, जब हमें दर्द हो रहा होता है दांत में, जी अब तो जी हालत खराब होने वाली है, तब जो है ना रोक होता है। तो आपने कहा कि 6 महीने में एक दफा जरूर जाना चाहिए। अच्छा, अगर 6 महीने में हम जाते भी हैं, ठीक है, तो ये बताइएगा कि क्या क्या मतलब आप लोग चेकअप करते हैं और क्या क्या चीज़ों का देखते हैं और हमें घर में भी क्या कैसे अपना मवाजना करना चाहिए कि समथिंग इज नॉट राइट, या हमें क्या क्या करना। फिर हम ब्रशिंग और उस पर हम आएंगे, बड़ी दफ़ा हम ब्रशिंग पर बात कर चुके, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चेकअप क्या क्या होना चाहिए। देखिए, जैसे आपने भी मजाकन कहा कि जब दांत में तकलीफ हो तब हम जाते हैं डेंटिस्ट के पास, तो ये अप्रोच गलत है। आपने 6 महीने में बाकायदगी से डेंटिस्ट के पास जाना है और डेंटिस्ट आप
वो सबसे पहले आपकी जर्नल एग्जामिनेशन करता है। हम डेंटल स्टूडेंट्स को इनिशियली मेडिकल की तमाम पढ़ाई करवाई जाती है। उसकी वजह यह है कि ओरल हेल्थ कनेक्टेड है हमारी जर्नल हेल्थ के साथ, हमारी वेलबींग के साथ। मुंह का ताल्लुक शुगर की, डायबिटीज कंट्रोल से है, ब्लड प्रेशर से है, हार्ट से है, ब्रेन से है, डिप्रेशन से है। तो इसीलिए हमें पहले जर्नल चेकअप सिखाया जाता है, जरूरी होता है। तो हम उसमें हिस्ट्री पूछते हैं कि आपकी जर्नल हेल्थ कैसी है, सारा कुछ वाइटल्स लिए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम मुंह खोलते हैं पेशेंट का, तो सबसे जो हमारे पहली नजर पड़ती है वो मसूड़ों पे पड़ती है। मसूड़े हमारी मुंह का एक ऐसा हिस्सा है, अहम हिस्सा है कि जो कि अगर सेहतमंद है तो आपके दांत सेहतमंद रहेंगे, अगर मसूड़े कमजोर हैं तो फिर दांत आपके खराब, वैसे कमजोर। आप जितनी भी अच्छी ब्रशिंग कर लें, मसूड़ों की सफाई का अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो आपके दांत हेल्दी नहीं रह सकते। अच्छा, और मसूड़ों की सफाई सिर्फ 2 टाइम ब्रशिंग या माउथ वॉश यूज करने से नहीं, आपने साल में 1 दफा डेंटिस्ट के पास जाके मसूड़ों की सफाई करवानी है। अच्छा, वो जो ये एक चीज, हाँ ये बात मैं बिल्कुल कि क्या जो मसूड़े हैं क्या उसमें खून वून जमना शुरू हो जाता है या वो, तो उसकी पूरी सफाई होती है? देखें, हम जब रेगुलर ब्रशिंग करते हैं तो हमारा जो ब्रश है वो हमारे तमाम दांत के सरफेसेस को कवर नहीं करता। सही है। That's why you need to go to dentist। और डेंटिस्ट के पास कुछ ऐसे औजार हैं जो कि वो उन जगहों को साफ करता है जहां हमारा ब्रश नहीं पहुंचता। तो वहां से जब गंदगी रिमूव होती है तो आपके मसूड़े हेल्दी रहते हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि वो स्केलिंग या वो नहीं कराना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने स्केलिंग का नाम ही एक तबलीग ये करता हूँ कि स्केलिंग का नाम ही मैंने खत्म कर दिया है। स्केलिंग क्या होती है? अब स्केलिंग वी आर कन्वर्टिंग इट टू गम ट्रीटमेंट। गम ट्रीटमेंट, ये अच्छा, क्या स्केलिंग और गम ट्रीटमेंट एक ही होता था? वैसे मैं पूछ रही हूँ नॉलेज के लिए। देखिए, स्केलिंग में ये होता है कि हम दांत को ज्यादा चमकाने की तरफ जाते हैं, स्केल करते हैं। ओके, तो वो गम ट्रीटमेंट में आप ना करवाएं स्केलिंग, ठीक है? आपके दांत भले पीले रहे, आप मसूड़ों की सफाई, मसूड़ों की सफाई, ठीक है। तो आपने जाके डेंटिस्ट को क्या कहना, नाज़िया? मसूड़ों की सफाई जाके दिखाते थे, कहते थे दांत से हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो मैं कहती थी सफाई, तो ये कि सफाई जो है फिर वो एक दफा आप 6 महीने में करा लें, बहुत है, या आप 3 महीने में करा लें। अगर आपकी देखें हैबिट्स रेगुलर कॉफी, चाय या स्मोकिंग या फिर एक्सेट्रा काफी आदत हैं, तो फिर आपने 6 महीने में दफा। अच्छा, एक और चीज मैंने सुना है कि जिनको एसिडिटी होती है उनके भी दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारे दांत संगे मरमर हैं, उन पे तेजाब फेंकते हैं, या अंदरूनी तेजाब या बाहर से तेजाब, तो वो किस तरह शुरू होता है, इरोड होता है, इरोजन कहते हैं। एसिडिक चीजें अगर खाएंगे, एग्जैक्टली, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी अगर हम लेंगे तो वो इरोड होना शुरू होता है। जब इरोड होता है तो वो नरम हो जाता है जरासीम के लिए, उनके लिए खाने के लिए इजीली, तो वो खाते हैं तो कैविटी भी होती है, साथ में इरोजन भी होता है और दांत इजीली टूट जाता है। अच्छा, वो जो 6 महीने के टाइम पे हम नहीं जा रहे डॉक्टर पे दिखाने, उसमें क्या करना चाहिए? उसमें आपने ब्रशिंग रेगुलर करनी है, अपने मुंह, आपने देखे सेल्फ डेंटिस्ट, सबसे पहले इंसान खुद अपना डेंटिस्ट बने, रोजाना अपने मुंह खोल के आपने शीशे के सामने देखना है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि नॉर्मल पैदा हो रही है, जुबान पे छाले या फिर कोई हमारे दांत में कोई ऐसा निशान जो कि लग रहा है कि हम ब्रशिंग रेगुलर करने जा नहीं रहा, ठीक है? सबसे पहले साथ ही साथ माउथ वॉश यूज करना है 2 से 3 दफा दिन में, ब्रशिंग रेगुलर रखनी है, आपने इंगेज रहना है अपनी ओरल हेल्थ के साथ। आप चाहें तो ब्रश, टूथपेस्ट अपने साथ ऑफिस लेके जा सकते हैं, माउथ वॉश अपने साथ, छोटा माउथ वॉश अपने साथ रख सकते हैं, फ्लॉस रख सकते हैं, तो ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि आपको इंगेज रखेंगे ओरल हेल्थ के साथ। अच्छा, फ्लॉसिंग कितनी दफा दिन में करनी चाहिए? 2 से 3 दफा करनी चाहिए। और सारे दांतों में या कुछ दांतों में? नहीं, देखें, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन तो ये रिकमेंड करता है कि जहां तक आप अपने फ्लॉस को लेके जा सकते हैं आप यूज करें। अच्छा, बाल और तो फ्लॉस वो गम तक यूं बिल्कुल नहीं, वो तो फिर ट्रॉमेटिक फॉर गम्स। कुश्ती नहीं करनी, कुश्ती नहीं करनी, हल्का सा ऐसे बी वेरी जेंटल विद यू, जेंटल करके फिर इस तरह से। अच्छा, ठीक है। और ब्रशिंग जो है वो 2 से 3 मरतबा होनी चाहिए? नहीं, 2 दफा काफी है। सुबह नाश्ते के बाद, लेट मी रिपीट, नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले। ओके, ठीक है। ये 2 टाइम है जिसमें आपने ब्रशिंग करनी है। और ब्रश नाश्ते के बाद, तो सुबह उठते नहीं करें ब्रश? सुबह उठते ही अगर आप करेंगी तो वो फायदा नहीं है, क्योंकि आपने लोड दिया नहीं है अभी। आप खाना नाश्ता करने के बाद देंगी लोड,
तो उस लोड को आपने बात आपने की, तो पहले कुल्ली तो कर लेना, वो एक आदत होती है ना, कुल्ली कर लेना, वो कोई मसला कुल्ली नहीं, करके नाश्ता स्मेल कर होती है ना, लेना। हाँ हाँ एग्जैक्टली बैड ब्लड जो होती है उसको आप स्मेल, अब माउथ वॉश यूज कर लें, माउथ वॉश यूज कर लें। ऑलराइट, ठीक है। तो हमने एक तो नाश्ते के बाद ब्रशिंग करनी है एंड देन रात को सोने से और पहले करनी है। टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाँ, सिर्फ उन दांतों पे नहीं करनी जो हमें दिखाना है टीवी हाँ, पे, ठीक है। हाँ। हमने तमाम सरफेसेस कवर करने हैं, ठीक है। पीछे की दाढ़ों का भी ख्याल रखना है, वो भी हमारे अपने हैं। किस दिन दांत लेकर आए ना, हम दांतों पे हम लेकर आता हूँ, बुलाएं, अब इसमें लेकर आता हूँ। तो ये कि पीछे वाले दाढ़ों पे भी यस, और सर्कुलर मोशन देना है और सर्कुलर मोशन हो रहा है। और 4 से 5 मिनट। एक फार्मूला ये है, एक गाना चला है अपनी पसंद का, वो गाना 4 से 5 मिनट का होगा, वो गाना स्टार्ट करें, ब्रशिंग स्टार्ट करें, गाना एंड हो जाए, ब्रशिंग खत्म। 5 मिनट वाला गाना, आजकल 3 मिनट वाले गाने आ रहे हैं, क्या आप 3 करें? मिनट करें, 3 मैं आपको 5 मिनट का भेज दूंगा। ओके, ठीक है। अच्छा ना, दिस इज, ये हमारे दांत, ठीक है, ये दांत हो गए। कहते हैं, आपने कहा ना ये सर्कुलर मोशन, जी। कहते हैं कि ऐसे ऐसे भी करना चाहिए कि आपका डस्ट निकले। देखिए, पहले सर्कुलर मोशन देना, हाँ। उसके बाद ये स्ट्रोक देना, ताकि जो गंदगी आपने जमा की है सर्कुलर मोशन से, उसको आप क्लियर करें। गुड। अच्छा, सेकंडली ये बैक साइड से भी ऐसे करना। एग्जैक्टली, बैक साइड पे भी यही सर्कुलर मोशन, एंड देन उसको थ्रो इट आउट। स्ट्रोक, या ओके, ठीक है। और पीछे वाले दांतों में पीछे का भी एग्जैक्टली सेम सर्कुलर मोशन एंड देन थ्रो। ओके, और कुल्ली करते जाना, कुल्ली करते जाना, ठीक है। इससे दांत आपके टूथपेस्ट रेगुलर चेंज करते रहें, कोई ब्रांड का नाम मैं नहीं लूंगा। एक मैंने नई चीज देखी है, पता नहीं ज्यादा लोगों को नहीं पता। टूथपेस्ट के पीछे एक वो होता है, लाइक एक ग्रीन कलर का निशान होता है, एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है, दैट इज लाइक इट्स हर्बल, इट्स केमिकल्ड, इट्स ब्लैक कलर, हाँ मेडिकेटेड। और ब्लैक कलर का तो बिल्कुल ही केमिकल होता है। जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है ना, वो तो आपने डेंटिस्ट से पूछ के यूज करना है। हम एक टूथपेस्ट है बड़ा फेमस है, जो फ्लोराइड जिसमें ज्यादा होता है, हम वो खुद ही यूज करना शुरू करते थे। नो, दैट्स मेडिकेटेड टूथपेस्ट। फ्लोराइड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, उसके ब्लैक कलर का निशान होता है, दैट इज फ्लोराइड। हाँ, उसको हम खुद ही यूज करना शुरू करते हैं। आपने मेडिकेटेड टूथपेस्ट हमेशा डेंटिस्ट से प्रिस्क्राइब करवा के यूज करना है। जो नॉन मेडिकेटेड है वो आप चेंज करते रहें खुद ही। अच्छा। 3-3 महीने। देखें, गम्स के लिए स्पेसिफिक कुछ टूथपेस्ट होते हैं, दांतों सेंसिटिविटी के लिए अलग होते हैं, जिनके मसूड़े कमजोर हैं उनके लिए अलग हैं, एब्रेसिव दांतों के लिए अलग हैं, स्मोकर्स के लिए। हाँ, मैं खुद हैरान थी, उसको पीछे जो एक छोटा सा निशान होता है, लाइक एक टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट के पीछे आप देख, पीछे टर्न कीजिएगा, उसके पीछे अगर एक छोटा सा स्पॉट एक ब्लैक कलर का होगा तो वो जो है वो कंप्लीटली मेडिकेटेड। हैरत की बात ये कि आपने वो निशान देख लिया, वरना हम कभी भी टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स भी हमें नहीं पता होते जो हम अपने मुंह में डाल रहे हैं। तो मैं खैर हर चीज के इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ, मेरी आदत, अच्छी बात, इतनी आदत होगी मेरी इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की कि मुझे कभी इंग्रेडिएंट्स नजर नहीं आते, मैं वो चीज लेती नहीं। अगर छोटा इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है नजर नहीं आ रहा, मैं नहीं लूंगी। एक चीज मैं इन्फॉर्म कर दूं कि देखें, जो कुछ लोगों को बोरिंग का पानी पीने की वजह से दांतों में फ्लोरोसिस होती है, सफेद धब्बे होते हैं, तो उन लोगों को जब वो अगर डेंटिस्ट के पास वो नहीं जा सकते, तो वो जब भी टूथपेस्ट चूज करें तो फ्लोराइड का कंटेंट जरूर देख लें। और अगर उनको नहीं पता चल रहा तो सुपरमार्ट वाले से पूछ लें कि इसमें फ्लोराइड कितना है, कम फ्लोराइड वाला यूज करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेंटिस्ट कहते हैं फ्लोराइड वाला यूज करें। नहीं, देखिए, अगर वो फ्लोरोसिस है तो उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि वो तो खत्म कर देगा दांतों। ओह माय गॉड। अच्छा, तो मैं बता रही हूँ कि फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर एक टूथपेस्ट देखा, उस पर बिल्कुल ग्रीन कलर का निशान था, तो उस पे होता है कि दैट इज हर्बल। फिर एक पे था रेड कलर का निशान था, उस पे हाफ हर्बल हाफ ये केमिकल होता है, एक पे काले रंग का था। अच्छा, मेरे वो हस्बैंड जो है ना वो ले आए, कहते हैं ये देखो पूरा जो है ना ये इसके ऊपर हर्ब्स वर्ब्स लिखे हैं। मैं पीछे टन के देखो काले रंग का निशान है, पूरा केमिकल है। कहते हाँ ये तो पूरा बाकी केमिकल है। जब फिर मैंने अपना दिखाया, मैंने कहा देखो ग्रीन कलर का निशान है इसके पीछे, ये हर्बल है कंप्लीटली। तो मैंने कहा इस चीज का जो है ये हमारे नाजरीन को शायद नहीं पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो आज उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। तो जरूर अपना टूथपेस्ट चेक कर लिया करें कि पीछे इसके कौन सा वाला निशान है, कभी होगा तो हम आपको दिखाएंगे भी। और ये ना हो कि कोई निशान ना हो तो आपको ढूंढते फिर है ना। निशान होता है। एक और भी होता है, 3 के अलावा एक और ब्लू भी होता है, थिंक मुझे याद नहीं है, मैं 3 तो ये याद है, बाकी मैं थोड़ी सी रिसर्च करके अगेन फिर मैं वो तरीके। अच्छा ठीक है, आगे हम चलते हैं, जरा हम बात करते हैं इसी हवाले से जबान को साफ करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टंग क्लीनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जरासीम के लिए एक मैदान है हमारी जबान। और देखिए, जबान एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ज्यादा सर्कुलेटेड पार्ट है और बहुत पावरफुल चीज होती है।
अगर जबान कट जाए तो हील भी बहुत जल्दी होती है। तो आपने जबान की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। विद एज हमारे जबान में जरासीम पकड़ने का जो रेशियो है वो बढ़ते जाता है, तो आपने सफाई का, टंग क्लीनिंग का जरूर ख्याल रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये बताइएगा, ये तो हमारी ये वाली बात हो गई, जो हम कह रहे थे मसूड़ों की सफाई। मसूड़ों की सफाई नहीं होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? मतलब अगर आपके पास नहीं आए हैं और वो जो डिटेल जो सफाई होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? होता यह है कि अगर पेशेंट 40 से 50 साल में पहली दफा डेंटिस्ट से मिलता है, ऐसे लोग हैं और बहुत रेगुलरली मैं देखता हूँ, 40-50 साल में पहली दफा डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनके मसूड़ों की हालत ये होती है कि उनके मोस्टली दांत हिल रहे होते हैं। पेशेंट कंप्लेन करता है मैं तो रेगुलर ब्रशिंग करता हूँ, लेकिन जब हम मुंह खोलते हैं तो वो अंदरूनी सतह जितनी भी है दांतों की वो सारी गंदगी, टाटर, प्लाक, कैलकुलस भरी हुई होती है, मुंह से स्मेल आ रही होती है। तो ऐसे लोगों से गुजारिश है कि प्लीज उस हालत तक ना पहुंचाएं, रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाएं 6 महीने में एक दफा, ताकि आपके मसूड़े हेल्दी रहें। अब इन दैट केस जब पेशेंट इस हालत में आता है तो हम फिर उन हिलते हुए दांतों को, हमारे पास कोई वो नहीं होता और ऑप्शन नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि अब वो दांत जरासीम में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वो दांत हेल्दी दांतों को खराब कर रहे हैं, तो हमें उनको निकाल के मसूड़ों की सफाई करनी होती है और फिर हेल्दी दांतों को बचाना होता है। अच्छा, इतना ज्यादा एक दांत भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? हेल्दी दांत साथ वाले हिलते हुए दांत से खराब हो सकता है। डिपेंड करता है कितना हिल रहा है वो। अगर ग्रेड 3 मोबिलिटी से ज्यादा है, यानी कि ज्यादा हिल रहा है, चारों तरफ हिल रहा है, तो फिर उसको निकलवा दें। और निकलवाने से ना आंख खराब होती है, ना दिमाग खराब होता है, ना कोई और हमारा ऑर्गन खराब होता है। ये एक स्टिग्मा है जो कि लोगों में है कि आंख खराब हो जाती है दांत निकल। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि मेरे पास रेगुलरली पेशेंट आता है कि आंख तो खराब नहीं हो जाएगी, वो समझते हैं कि शायद शरियाने, रगें दांतों की रिलेटेड है, वहां से कुछ। अल्लाह ने जो सिस्टम हमारा बनाया अल्लाह ताला ने, वो इस तरीके से है कि एक दांत की शरियाने भी दूसरे दांत से मिलते नहीं। तमाम नर्व सप्लाईज, आर्टेरियल सप्लाई दांतों की और मसूड़ों की एक दांत की दूसरे दांत से बिल्कुल अलग है। अच्छा, एक चीज होती है, दांतों के बीच में जो है अक्सर वो कैविटी आने लग जाती है, लाइक उसको कैसे फिर क्लियर किया जाए? फ्लॉस से? सबसे पहली चीज, टूथपिक का यूजेज हमारे यहाँ बहुत एग्रेसिवली है और गलत यूज है। लेकिन टूथपिक तो पहले एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप के पास फ्लॉसिंग का ऑप्शन नहीं है ड्यू टू एक्सपेंस या फिर कोई और ऑप्शन, तो टूथपिक प्लीज ख्याल से यूज करें। टूथपिक हम जाके जगहें बना देते हैं दो दांतों के बीच में और फिर वहां जाके खाना स्टक होता है। खाना वहां स्टक होता है तो वहां पर एसिड बनाना शुरू करता है और फिर एसिड कन्वर्ट होता है। कहते हैं जब खाना फंसा रहता है ना, तो वो ही फिर 1 नाइट इज इनफ टू जनरेट कैविटी। रियली? ओह माय गॉड। एक रात के लिए भी अगर खाना फंसा रहे तो वहां कैविटी जनरेट, बस वो कैविटी आ सकती है। दैट्स सो डेंजरस। अच्छा, फिर एक तो हमारा ये वाली बात होगी, फिर ये कि हमने मसूड़ों की सफाई जरूर करानी है। दूसरा कि और हमारी जो कराची की आवाम है, पान, छालिया, सिगरेट, नस्वार, वो तो बहुत ही खतरनाक, इससे दूर रहना। लेकिन लोगों को परवाह नहीं होती कि उनकी स्माइल अच्छी है या नहीं है। They don't care actually. देखिए, स्माइल इज द सेकेंडरी थिंग। हाँ, बट वो जो हमारे लिए तो फर्स्ट होती है ना कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा। वो अब लोग ये है कि वो जो उससे जो दूसरी बीमारियां हो रही हैं कि स्लोली आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी हेल्दी माउथ को टुवर्ड्स कैंसर। हाँ, तो दैट्स वेरी डेंजरस। जो कराची के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, पान, छालिया, सिगरेट, नस्वार इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि जैसे इट्स अ पार्ट बहुत ज्यादा लाजमी है और हमें एक जैसे कि 5 वक्त की नमाज हमारे लिए जरूरी है, इस तरीके से। अच्छा, कराची से बाहर निकले ना जैसे, तो वहां पर ये ट्रेंड है ही नहीं। वहां पे उनको ये भी नहीं पता था पान क्या है। मतलब आप किसी से बोल रहे कि पान वाली दुकान, तो दूर से कहीं से कोई एक आध को आपको दुकान मिलेगी, उसमें भी हमारी वजह से अब लोगों ने मरी पे, सोहाग पे, इन जगहों पे पान शॉप्स खोलेंगे। कराची वाले आएंगे तो उनको फिर वो पान चाहिए होगा। हाँ, वाकई। सो प्लीज मेरी एडवाइस ये है कि हम कराची के लोग प्लीज, और केपीके के नस्वार, आई एम नॉट, मैं कोई एक एरिया को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जो है प्लीज ये है कि इन चीजों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल लीड टू ओरल कैंसर। अच्छा, एक और चीज भी आती है कि मैं पान के पत्ते को हरगिज बुरा नहीं कहती हूँ। पान का पत्ता बहुत अच्छा होता है खाने में, लेकिन उसके ऊपर जो कत्था और चूना लग जाता है ना, वो बहुत खतरनाक चीज। पान का पत्ता इटसेल्फ अल्लाह की एक हर्ब ही है ना, पान का पत्ता। तो आप उसे खाली पत्ते को खा लो भाई, क्या है आपको? देखिए, उसके अंदर जो हम छालिया डालते हैं ना, उसके अंदर एरिकोनॉल होता है, केमिकल होता है, वो कन्वर्ट करता है हमारे नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में। हाँ। फिर उसके बाद अगर ओरल कैंसर
इग्नोर कर दिया जाए तो फिर वो मेटास्टेसिस करके लिवर और लंग्स वगैरह में चले जाता है। अच्छा हाँ, एक और चीज, पान का पत्ता अगर खाना है उसमें आप फिर सौंफ, इलायची और उसमें हल्का सा खोपरा डाल के आप उसे खा लें, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं देगा। देखिए आप जो बातें बता रही हैं वो कम्प्लीटली हेल्दी है। हाँ, हेल्दी, इनसे कोई नुकसान इनसे नहीं कोई मतलब लोग ये ना समझे कि ओ माय गॉड पान इटसेल्फ ये अल्टरनेट बहुत तरह से बनते हैं, Exactly. पर वी आर टॉकिंग अबाउट कत्था, चूना और उसमें जो पता नहीं क्या क्या छालिया, और छालिया के अंदर जो केमिकल्स वो खराब होते तो हैं। जो लोग छालिया और इन लोगों से अल्टरनेट थेरेपीज ढूंढ रहे हैं उनके लिए नाजिया ने बेस्ट एग्जैक्टली। तो उसके अंदर अगर सौंफ वगैरह डाल दी जाए तो आपका मुंह एटलीस्ट चबाते रहेंगे, आपके अल्टीमेटली एक्चुअली ये जो आया था, जो पान का कॉन्सेप्ट वो आया था हाजमे के लिए, Exactly. पर इन्होंने बना दिया पता नहीं उसको क्या चीज। वो असल में सलाइवा हमारा जनरेट करना शुरू कर, थूक ज्यादा बनाता है। हाँ। तो इस वजह से लोग ताकि डाइजेशन अच्छी हो जाए That's लेकिन very अब good लोगों for ने digestion, अब पर ये उसको वो जो है केमिकल चीजें आपने पता नहीं गुटखा बनते हुए देखा है, उसकी मैंने वीडियो देखा, मैंने देखे इसमें शोज भी किए हैं। ओ माय गॉड, हॉरिबल एक्चुअली। तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं यंग लोगों को ओरल कैंसर में देखा है, और जब उनको वो बैड न्यूज दी जाती है कि यू हैव बायोप्सी रिपोर्ट देखने के बाद आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस वक्त जो उनको रिग्रेट होता है ना, दैट्स। लेकिन ये कि लोगों को पता भी है कि इससे ये कैंसरस है, ये बुरी चीज है, लेकिन लोग फिर भी खा रहे होते हैं डिपेंडेंसी की वजह से। हाँ। फिजिकल आदत हो जाती डिपेंडेंसी, मेंटल डिपेंडेंसी हुई है। अच्छा, मैं एक ज़माने में कपड़ों का काम करती थी ना, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 8 years बैक, 7 years बैक। तो वहाँ पर मेरे जो कारीगर थे उनके सबके जो थे ना वो गुटखा खाया करते थे। तो शुरू में तो मुझे पता नहीं था क्या, फिर मैंने एक दफा एक शो किया इस हवाले से। जब शो किया तो मुझे पता चला, फिर मैंने कहा आज के बाद से यहाँ जो काम करेगा वो गुटखा नहीं खाएगा। वो एंगेज रहना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे बीच में कोई सोच ना है। मैंने कहा इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढे, तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव ढूंढा। मैं सही बताऊं, मेरे पास 5 से 6 कारीगर होते थे उस वक्त, और उन सब का मैंने जो है गुटखा और ये सब चीजें जो है छुड़वा कर मैंने कहा आप लोग चाय ज्यादा पिए। मैं ठीक है आप लोग को चाय, क्योंकि ऑल्टरनेटिव कुछ चाहिए था ना उनको, कुछ एक चीज। मैंने कहा चलो आप लोग ऑप्शनल आप लोग को ये चीज कर देती हूँ कि आप लोग चाय ज्यादा पी लो, ये आप लोग के लिए पूरा सिस्टम। मैं रिसेंटली एक टीवी शो कर रहा था, टीवी शो के कैमरामैन खा रहा था जब मैं शो कर रहा था इस बारे में। तो मैंने कुछ ऐसी बातें बता दी ड्यूरिंग द शो, ही थ्रो द डराएं, फिर और डराएं ताकि लोग देखें तो पता चले जी नहीं करना। ये जो 5 छालिया सिगरेट नस्वार है, इससे हमारी सिंध में और KPK में ओरल कैंसर की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, स्पेशली यंग लोगों में। एरिकनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि छालिया में पाया जाता है, और ये हमारे नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। किस तरीके से कन्वर्ट करता है? जब हमें कोई खराश आती है तो कुछ दिनों में हमारी बॉडी में वो चीज, हमारी जो स्किन है उसके ऊपर ये खराश खत्म हो जाती है। लेकिन जब कैंसर में होता है तो वो खराश की जगह पर वहां पर कैंसर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ये कैंसर सेल्स फिर पूरी बॉडी में फैलते हैं और ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, और इन्हें फिर सही करना बहुत मुश्किल है, और इसका इलाज भी बहुत महंगा है। 5 से 6 लाख रुपए का इलाज है जो कि हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, और फिर ये कि और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बाद में होती है कि उस चिल्ली को काट के और फिर टांग से गोश्त निकाल के उधर उसे ग्राफ्ट किया जाता है, दैट्स अनबियरेबल। और कई लोग तो फिर बचते भी नहीं है इससे। यस, बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन ये कि लोग इसको समझ सके तो फिर बड़ी बात होती है। अच्छा, और ये बताइए जिंजिवाइटिस क्या होता है? देखिए, जिंजिवाइटिस मसूड़े के फूलने को कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब गंदगी मसूड़े और दांत के बीच में जमा होती है तो मसूड़े फूलना शुरू होते हैं, और उस फूलने के अमल को जिंजिवाइटिस कहते हैं। जिंजिवाइटिस का इलाज 2 टाइम ब्रशिंग हमारे घर में और मसूड़ों की सफाई है, और रेगुलर डेंटिस्ट के पास विजिट करना है। अगर जिंजिवाइटिस का इलाज ना किया जाए देन इट विल लीड टू पेरियोडोंटाइटिस, जिसमें दांत की हड्डी और सराउंडिंग टिश्यूज इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए। अच्छा, एक और चीज ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि मसूड़ों की सफाई जरूरी है, अगर डेंटिस्ट चेक करते हैं कि मसूड़ों की सफाई की जरूरत नहीं है, नकाना की सफाई कर दें, जरूरत नहीं है, तो फिर जरूरत नहीं होती क्या सफाई की? अगर डेंटिस्ट सफाई ना करें तो हाँ, मतलब वो कहे कि नहीं आपको जरूरत नहीं है। देखें, अगर सफाई की जरूरत नहीं है इसका मतलब आपने रिसेंटली मसूड़ों की सफाई किसी डेंटिस्ट से करवाई हुई है। ओके, साल में एक दफा तो एट एनी कॉस्ट आपने करवानी है, क्योंकि हमारा देखें, जब हम गाड़ी रखते हैं, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, तो हम ड्राइवर से रेगुलर साफ करवाते हैं, तो क्यों जरूरत पेश आती है कि 3 महीने में वर्कशॉप लेके? कुछ ऐसी जगह है जहां पर जरूरत होगी। ठीक है, हम अभी जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएगा।
मौजूद है और आज बात हो रही है जबरदस्त दांतों के हवाले से। बहुत सी अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने हमें बताई, बल्कि अभी हम और भी इनसे बात करते हैं। स्पेशली डॉक्टर साहब एक चीज और बताइएगा कि जहाँ पर दांत जो है इस पे मसूल पे हम कहते हैं एक हमारा एक बड़ा एक टर्मिनोलॉजी है, बड़ी आम सी कीड़ा लग जाता है तो वो जो है ये जो कैविटी होती है बेसिकली ये किस हद तक जाती है कि हमें रूट कैनाल करानी पड़ती है या फिर वो ब्रिज लगाना पड़ता है, ये सारी चीजें देखिए। और ब्रिज क्या होता है, रूट कैनाल क्या होती है, ये सारी चीजें बताइएगा। पहले तो यह है कि कैविटी ना हो तो बेहतर है किसी भी दांत में, ठीक है। अगर कैविटी जनरेट हो जाती है तो वो हमारे दांत के ऊपर एक वैली होती है, हाँ। एक नदी होती है, उसको कहते हैं पिट्स एंड फिशर्स, हाँ। उस पे होती है। तो आप पहले वही जाके डेंटल हाइजीन से भी करवा सकते हैं। उससे कितने टाइम तक वो सही रहता है? अगर आपके इससे फिलिंग करा लेते हैं, कहते हैं फिलिंग हो गई। पिट्स एंड फिशर्स सीलेंट्स, पहले तो फिलिंग नहीं है, पहले सीलेंट्स करवाना है आपने। जाके पिट्स एंड फिशर्स के ऊपर थोड़ा सा आपने साफ करवा के उस पर सीलेंट डलवाना है, ठीक है। अगर वहां से आगे चले जाए, इग्नोर कर दिया आपने, हाँ। तो फिर आपने फिलिंग करवानी है, हाँ। फिलिंग 2 से 3 किस्म की होती है, ठीक है। एक तो दांत की कलर की फिलिंग है, दूसरी एमैल्गम जो पुरानी सिल्वर फिलिंग होती थी, मर्क्यूरी की फिलिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा वैसे मर्क्यूरी या वो दूसरी मर्क्यूरी की फिलिंग, लेकिन वो पहले होती थी, तो आप कंपोजिट या टूथ कलर फिलिंग आ गई है। अच्छा, उसके बाद अगर वो फिलिंग के स्टेज से निकल जाए और आप को तकलीफ होना शुरू हो जाए और गर्म पानी लगना शुरू हो जाए, वो तकलीफ जिसके लिए आपको दांत के दर्द के लिए गोली खानी पड़ जाए, तो फिर आपने जाना है रूट कैनाल की तरफ। सो नाउ रूट कैनाल देखें, पहले तो दांत ना पहुंचे रूट कैनाल की तरफ कि डेंटिस्ट को रूट कैनाल करनी पड़े, लेकिन अगर रूट कैनाल करनी पड़ जाए तो दांत बचाने का प्रोसीजर है, इसमें दांत निकलता नहीं है। अच्छा, इसमें हम अंदर जाके दांत की रगों को और शरियानों को साफ करते हैं। तो जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको साफ करके स्टरलाइज करके दांत को बिल्कुल साफ करके उसको सील कर देते हैं। सील करके ऊपर कैप लगा देते हैं। कैप 2 से 3 किस्म के होते हैं, वो पोर्सलिन मेटल के होते हैं, वो ऊपर संगमरमर होता है, अंदर मेटल होता है। फिर दूसरा जरकोनिया है, आजकल नए क्राउन्स आए हैं जो कि बिल्कुल जरकोन पत्थर के बने होते हैं, जो ज्यादा नेचुरल हैं, ज्यादा मैच करते हैं हमारे नेचुरल दांतों के साथ। अच्छा, ये है। अब ब्रिज और इम्प्लांट्स की तरफ आते हैं। अगर आपने रूट कैनाल के स्टेज से भी आपका दांत चले गया है और दांत हिल रहा है, या फिर मसूड़े बिल्कुल ऐसे हो गए कि कमजोर हो गए हैं, उसकी हड्डी खत्म हो गई, गल चुकी है, तो फिर दांत निकाला जाता है। दांत निकालने के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। या हम आसपास के दांत को घिस के उन पे कवर करके बीच में दांत लगा दें, उसको ब्रिज कहते हैं। या हम साथ के 2 दांतों को ना घिसें, कंजर्वेटिव अप्रोच रखें और सीधा इम्प्लांट लगा दें। वो फिर हाँ इम्प्लांट, वो एग्जैक्टली इम्प्लांट ये होता है कि आपने स्क्रू डालना है हड्डी के अंदर। वो हड्डी 3 महीने में मोहब्बत कर लेती है हमारे, वो स्क्रू मोहब्बत कर लेती है हमारी हड्डी के साथ, ऑस्टियो इंटीग्रेट हो जाता है। ऑस्टियो इंटीग्रेट होने के बाद 3 महीने के बाद उसके ऊपर कवर लगा दिया जाता है। अच्छा, 3 महीने तक वेट करना होता है? वो ऑस्टियो इंटीग्रेशन के वो एक मोहब्बत का प्रोसीजर है जो कि स्क्रू और हड्डी में होता है। उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट ये है कि स्मोकिंग कम हो पेशेंट, ना हो तो बेहतर है। डायबिटीज नॉर्मल है तो इम्प्लांट कामयाब है और बेस्ट इलाज है किसी भी दांत को रिप्लेस करने का। अच्छा, कभी लोगों के जो है, जिस तरह हड्डी जो हमें डराना नहीं चाह रहे, लेकिन कभी कभार हड्डी भी डैमेज हो जाती है, वो क्यों होती है स्क्रू के वक्त? अच्छा, उसकी 2 से 3 वजूहात हैं, हाँ। या फिर एक इनकम्पिटेंसी, क्योंकि इम्प्लांट्स एक स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस है। अगर इम्प्लांट की ट्रेनिंग ना हो तो फिर इस किस्म की चीजें हो सकती हैं। दूसरा, अगर वहां पर इम्प्लांट डाला हो और डायबिटीज कंट्रोल ना हो, या फिर उस वक्त जब इम्प्लांट डाला हो उस वक्त हाइजीनिक प्रैक्टिस ना की हुई हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो, तो उसकी वजह से वो। लेकिन मैं देखें, इम्प्लांट से पेशेंट को डरना नहीं है, हाँ। ये एक ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल हमारे नेचुरल दांत से मिलती है। जितने भी पिछले दांत हम लगाते रहे डेंटिस्ट, उसमें सिर्फ हम कैप लगाते रहे या फिर हम रिमूवेबल अप्लायंस लगाते रहे, ये एक ऐसी वाइड चीज है डेंटल इम्प्लांट जो कि नेचुरल दांत से मिलती है, उसमें जड़ है। बाकी जितने भी रिप्लेसमेंट्स हैं उनमें कोई जड़ नहीं होती। डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू है जो कि बिल्कुल हमारी जड़ का रेप्लिका है, तो वो जड़ डाली जाती है, उसके ऊपर फिर कैप लगाया जाता है और पेशेंट बहुत मुतमईन रहता है। और ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, मैं बता दूं, अंडर एनेस्थीसिया होता है बिल्कुल। ये रूट कैनाल से भी ज्यादा आसान प्रोसीजर। ओके, ठीक है, सही है। तो इसके लिए जो है अपना एहतियात बहुत ज्यादा करना जरूरी है, ठीक है। और बाकी ये होता है कि आप अच्छे ज़ाहिर डॉक्टर पे जाते हैं तो वो तो फिर आपको जो खुद ही वो
वो फिर हैंडल भी कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन ये है कि जहाँ पर इतनी आपने ज़्यादा काफी सरकास्टिकली ये कहा है कि हैंडल कर लेते। देखिए मैं डेंटिस्ट्री के बारे में बता दूं कि डेंटिस्ट्री अच्छी है और एक्सपेंसिव है। हाँ बुरी और सस्ती डेंटिस्ट्री, बुरी होती है तो वो सस्ती है, ये मैं आपको बता दूं, ये दोनों मुझे चीजें। पता है इस बात को, इसलिए ये ही मैं कहने वाली थी कि expensive procedure तो होते ही होते हैं, कुछ डेंटिस्ट्री भी हो आपके जाए, हाँ। मुंह के साथ वो आपके हाँ। साथ वो होता है, डील करता है, तो वो एक सेंसिटिव हिस्सा है, तो वो Yes. एक्सपेंसिव हो जाता है। जब स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स पहुंचते हैं आपके मुंह तक, एक डेंटिस्ट प्रॉपर क्वालिफाइड होकर अपनी पढ़ाई पूरी करके जब पहुंचता है तो वो एक्सपेंसिव। मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, यही बात कि एहतियात कर लें, क्योंकि ये इलाज जो है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, कुछ भी कर मतलब ये लें। नहीं है कि आपने नहीं जाना डेंटिस्ट। हाँ डेंटिस्ट नहीं जाना है। 500 रुपए कंसल्टेशन हाँ, फीस आपके consultation। मुंह के लिए अच्छा 6 ये महीने में। जल्दी से एक चीज बता दे, बसूड़ों की सफाई कितने तक में हो जाती है तकरीबन? देखिए अगर एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट स्टरलाइज सामान यूज करते वक्त आपके मुंह की सफाई करते तो वो तो 1000 रुपए की भी कर देगा। अच्छा ठीक है। 1500 अगर देखा जाता है कि वो कितना ज्यादा उसके रिसोर्सेस है, ठीक है। देखिए इसी तरीके मतलब से 30,000 की भी होती है हाँ, मसूड़ों की सफाई। हाँ। मैं नहीं कह रहा वो महंगा है डेंटिस्ट, हाँ। वो रिसोर्सेस किस किस्म के यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पेशेंट, टू द ठीक है। कम्युनिटी, वो उस पर डिपेंड करता है। उस पर ठीक है, सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। बहुत अभी है टाइम? अच्छा सॉरी ठीक है, फिर आप मुझे ब्रेक के वक्त ही बताएं कि बस ब्रेक आने वाला है, ठीक है। बस ये नहीं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन से जो हमने आपको कि कुछ पॉइंट्स, क्योंकि आपको पता है कि 4 मिनट रह गए हैं, तो फिर पॉइंट्स कुछ ऐसे बता दें कि हमें किन किन चीज़ों का एहतियात करना है और क्या क्या चीज़ें जो है हमें बेसिकली अपनी लाइफ स्टाइल में लेकर आनी है कि हमारे दांत ना खराब हों। सबसे पहले 2 टाइम ब्रशिंग करनी है, सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले। अपने रेस्ट रूम में माउथ वॉश एक इंटेग्रल कंपोनेंट बनाएं, फ्लॉस रखें, ब्रश रेगुलरली चेंज करते रहें, ब्रश के ऊपर रहम खाना है आखिर तक। हम किस तरीके से कितने दिनों बाद चेंज करना है ब्रश? 3 महीने देखें, 3 महीने 2 महीने में चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। और टूथब्रश जो है वो टूथपेस्ट जो है वो कौन सा वाला यूज करना है? मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन चेंज करते हैं। हर्बल हो उसमें काफी कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स आप खुद डेंटिस्ट से पूछ के यूज कर लें, तो आप हर्बल यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और एब्रेसिव टूथपेस्ट यूज नहीं करना। रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाना है 6 महीने में एक दफा। अपने मसूड़ों को, जबान को खुद ऑब्जर्व, गालों को चेक करते रहें। पान, छालिया, सिगरेट, नस्वार अवॉइड करें, स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। आपके दोस्त हैं उनको अवॉइड करें। अगर नहीं मानते तो आप वीडियोस दिखाएं, डेंटिस्ट के पास लेके जाएं। अगर खुदा न खास्ता मुंह में छाला है और वो छाला 14 दिन से ज्यादा परसिस्ट करता है तो फौरन डेंटिस्ट के पास जाएं, हो सकता है वो उसकी बायोप्सी कराए। अच्छा, कुछ छाले 14 दिन में खुद खत्म हो जाते हैं, तो वो स्ट्रेस जनरेटेड होते हैं या फिर गर्म चीज खाने की वजह से होते हैं या फिर कोई नुकीली चीज लगने की वजह से होते हैं। अच्छा, अगर आपके मुंह में कोई नुकीली चीज है, यानी कि क्राउन या कोई आपका नोक हिस्सा, उसको फौरन जाके डेंटिस्ट से स्मूथ करवा दें, सही करवा दें उसको। डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाएं, कोशिश करें कि गार्गल्स हर खाने के बाद। और एक चीज माओं के लिए, बच्चों को अगर मिठाई है या चॉकलेट है तो वो फ्रीक्वेंसी में ना दें। 4 किलो मिठाई है, 4 किलो चॉकलेट एक साथ दे दें। फ्रीक्वेंसी में देंगे तो हमारे मुंह में जो हमारी फौज है, जो इम्यून सिस्टम है, उसके पास टाइम नहीं होगा लड़ने का। फ्रीक्वेंसी कराएंगे तो वो बच्चों की मुंह में कैविटी जनरेट होती है। दूध की बोतल 2.5 साल के बाद आपने बंद करवानी है, माओं से गुजारिश। अगर वो कंटिन्यू रहेंगे तो वो नर्सिंग आज हमारी ये बात रहेगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जरूर इस पे भी करेंगे कि जो ब्रेसल्स वगैरह लगते हैं उसके हवाले से क्यों हो जाते हैं, किस हो जाते हैं। बहुत अच्छा आपसे ये सेशन रहा आपके साथ और बहुत अच्छी आपने मालूमात दी। अभी तो ये कहते हैं ना कि डेंटिस्ट्री में भी आपके डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। ये तो भी में सर्जरी पे बात नहीं की। अभी हमने जो ब्यूटी टीथ्स होते हैं जो लोग चेंज करा रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है, उस पर भी बात नहीं। बहुत सारी डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे हम जरूर ये मालूमात भी हासिल करेंगे ताकि लोग जो है उनको फायदा हो सके, जान सके कि भाई क्या क्या चीजें जो है वो हो सकती हैं दांतों के हवाले से, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या आप अपने अंदर जो है बेहतरी भी ला सकते हैं। आज हमने कहा बेसिक बात करें ताकि जो लोग हैं वो देख सकें और अपने लिए रेगुलर जो ट्रीटमेंट है उसको वो कर सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। इसके साथ ही नाजरीन अभी जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मजीद मेहमान भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही रहें।
हम ब्यूटीफाई कर दें, खूबसूरत बना दें। और खूबसूरती के बनाने के लिए भाई ज़रूरी ये होता है कि आपको हम बेसिकली ऐसी टिप्स दें जिस पे आप मेहनत करें और अपने आप को आप खूबसूरत बनाएं। हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनका तारुफ भी करवा दूं। हमारे साथ शाजिया आदिल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? लुकिंग नाइस माशाल्लाह से। और साथ ही हमारे साथ नाजिया नाज अंसारी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, हेल्थ के हवाले से भी और ब्यूटी के हवाले से भी आप लोग टिप्स भी देंगे। माशाल्लाह ब्यूटिशियन भी हैं, खुद भी अपना सैलून भी आप रन कर रहे हैं और साथ में इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें होंगी आप लोगों से। पहले तो हम जरा खूबसूरती के हवाले से बात करें ना, पहले नेचुरल खूबसूरती थोड़ी कि घर पे क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हों जिससे हम अपने आप को खूबसूरत रख सके, एक एक करके आप बताइएगा। हाँ, बिल्कुल, जैसे अभी बात हुई कि जी कहते हैं नेचुरल ब्यूटी और खूबसूरती के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और इसके लिए मेहनत जो है वो बड़ी लाजमी है। और आपने बहुत कुछ घरेलू टिप्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं अपने टिप्स हो गए। देखिए इसके मैं आई बिलीव कि दोनों चीजें आपको रखनी चाहिए। लाइक एक तो आपके घरेलू टिप्स हो गए, ठीक है, एक आपका ये होता है कि भाई आपके प्रोडक्ट्स भी हैं, उनको भी तो इस्तेमाल में लेकर आए। लोग उनका भी इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, वो इस्तेमाल कैसे करें ये भी नहीं पता होता डेली रूटीन में। तो पहले डेली रूटीन के हवाले से तो जो आप बताने दोनों हिसाब से बताइएगा, घरेलू प्रोडक्ट्स भी और क्लेंजर्स वगैरह भी जो यूज करने होते हैं वो भी आप बताइएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। हम ये कहते हैं अगर प्रोडक्ट पे जाते हैं कि हम बाजार से प्रोडक्ट लेकर आए और उसको यूज करें, तो हमेशा याद रखिए कि अच्छी क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स है उसको ही आप बाय करें। ठीक है, और कोशिश करें कि आप जो है कहते हैं हर प्रोडक्ट को जो है ना अपने इस्तेमाल में ना लेके आए, खुद को जो है ना लेबोरेटरी ना बनाए। हाँ, क्योंकि हम करते यही है कि लेडीज का यही होता है कि जहाँ गए या जहाँ कोई एक अच्छा सा इश्तिहार देखा, बड़ा सा अखबार में देखा, कहीं देखा, बस यही लेकर आना है। उसके बाद अब उसको इस्तेमाल करने के बाद जो उसके रिजल्ट आते हैं, मे बी वो आपको ना सूट करे, वो आपकी टाइप ऑफ स्किन ना हो। पहले तो अपनी टाइप ऑफ स्किन देखें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टाइप ऑफ स्किन क्या है, आपकी ऑयली है, ड्राई है, आपकी कॉम्बिनेशन है, क्या स्किन और के हिसाब से उसके हिसाब से आप। अच्छा, कौन से ऐसे 3 प्रोडक्ट हैं नाजिया, ये बताइएगा कि जो हमें यूज करने चाहिए घर पे? घर पे सबसे पहले आप तो सॉप से मुंह धोना छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा सा फेस वॉश लीजिए। गुड। और वैसे भी 5 टाइम हम वजू तो करते ही हैं और 3 टाइम्स अपनी आप फेस वॉश आप कीजिए, तो एक नेचुरल क्लिनजिंग आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, फिर रात को आप 5 मिनट्स या 10 मिनट्स अपने आप को दे दीजिए। वो कैसे देंगे? वो ऐसे देंगे जब आप बिस्तर पे सोने लगे तो अपने फेस को क्लीन किया करें, सफाई करें उसकी। ठीक है, अच्छे से क्लेंजर से अच्छे से क्लेंजर करके कोई भी आपको जो भी सूट है, नाइट क्रीम करती है, चाहे नॉर्मल आपके बजट में आती है, जो भी आती है आप उसको यूज करें। और नहीं भी है और अब जिस तरह का ये वेदर है, आलमंड ऑयल ले सकते हैं आप, उसको लगा के रात भर आप रखें। जिस तरह आपने कहा ना फेस वॉश के हवाले से, फेस वॉश देखिए मेरी स्किन सब बहुत ज्यादा ड्राई है, मैं यूजुअली मैं फेस वॉश यूज ही नहीं करती हूँ। मैं कुछ ऐसे अच्छे क्लेंजर्स यूज कर लेती हूँ जो क्रीमी क्लेंजर्स होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि फिर होता ये है कि फेस वॉश से वो इतनी ड्राई और स्किन हो जाती है कि फिर मॉइस्चराइजिंग करो। उसमें भी डिपेंड करते हैं स्किन टाइप है आपकी, लेकिन समटाइम नहीं सूट करता। क्लेंजर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत ही, और वो ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और सेकंड ये कि क्लेंजर को यूज करने का, फेस वॉश को यूज करने का एक तरीका होता है। प्लीज ये बताइएगा। वो लास्ट में कोई भी फेस वॉश लेते हैं तो उसको आप जेंटली अपने हाथ पे लेके उसको थोड़ा सा एक्टिव करें। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो ऐसे डायरेक्ट यूं करके फेस पे ना लगाएं। आपने लिया और डायरेक्ट फेस पे लगा लिया तो वो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं देते। उसके साथ थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगी, उसके अंदर आप वाटर भी ले लें, उसको थोड़ा माइल्ड भी हो जाता है, उसके एक्टिवेटर आपके जो होते हैं वो ऑन हो जाते हैं और फिर आप उसके बाद अपने फेस पे लगाएं। ठीक है, तो उससे भी बहुत अच्छा एक आपको रिजल्ट मिल जाता है। आपने फेस वॉश भी यूज करना है, साथ में अपने क्लेंसर्स भी यूज करने हैं, टोनर का इस्तेमाल भी लास्ट में करना है। अच्छा, एक पूरा प्रोसीजर होता है। फर्स्ट आपने क्लेंसर यूज किया एंड देन फिर आपने टोनर का इस्तेमाल किया आपने, और उसके बाद आप कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल कीजिए ताकि जैसे आजकल मौसम है, ये ड्राई मौसम है, तो आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी होना चाहिए। तो ये 3 चीजें तो आपकी मस्ट है। ठीक है, अब बाकी चीजों को ये कि आप ऐड ऑन करते चले जाइए, वो आपके अपने हाथ में। आप स्किन टाइप देखें अपनी, सबसे पहले हमें अपनी स्किन को एनालाइज करना है कि हमारी स्किन है क्या। टी जोन बाज लोगों का ऑयली होता है और ड्राई होता है, पैची होता है, और बाज लोगों का गर्मियों में भी ड्राई रहता है फेस। तो ये हमने सबसे पहले अपनी स्किन को एनालाइज करके फिर उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट्स चूज करनी है।
ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया थोड़े से कि आपके जो है डेली रूटीन में जो खवातीन है या हजरात भी हम तो कहते हैं, प्लीज आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, आप भी अपनी स्किन पर जो है इसी तरह साफ सुथराई और उसको जो है क्लीन करना जरूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ ये होता है कि कुछ टिप्स, घरेलू टिप्स तो टोटके होते हैं, उस पर क्या क्या यूज करना चाहिए? जैसे मैं बताऊं कि आजकल सर्दियों का मौसम है तो खवातीन को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनकी एड़ियाँ फट रही होती हैं क्योंकि घर में काम काज है उसकी वजह से ज़्यादा, तो आप उसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल जो है अपनी एड़ियों पर वैसलीन मिक्स करके एड़ियों पे रात को लगा के सॉक्स पहन के सो जाएं। इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और इसी तरह जो है फेस का भी आप ये कर सकते हैं कि फेस के लिए भी आप, जैसे नाज़िर ने अभी बताया कि आप बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन मॉइस्चराइजर है, आपकी जो है कहते पिगमेंटेशन हो उसको आपके कंट्रोल करता है। अगर आपके फेस पे जो है फाइन लाइंस आ रही हैं, आपकी क्रोफिट्स हैं, उनको भी जो है आलमंड ऑयल जो है वो बहुत ही मतलब जेंटली और बहुत स्पीडली जो है वो आपके रिकवर कर रहा होता है। ठीक है। और इसके साथ जो है अब हेयर के लिए भी हमें कुछ ना चाहिए होता है, कुछ ना कुछ, तो हेयर के लिए ये कि आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए और ऑयल को ये है कि जब भी यूज कीजिए थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, वार्म कर लें, थोड़ा सा वार्म कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है वो आप यूज कीजिए। उसके साथ कोकोनट ऑयल में आप एलोवेरा जेल मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरीन रिजल्ट के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि और मजीद बेहतर हो जाए और खूबसूरत नजर आए, हेल्दी और शाइनी नजर आए, तो उसके लिए आप विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल भी करिए, मिक्स कर लीजिए। तो ये 3 चीजें, 3 टिप्स ऐसी हो गई हैं कि आप इसे यूज कीजिए और खूबसूरत नजर आइए और सर्दियों का भी एंजॉय कीजिए ताकि आपकी स्किन भी अच्छी, आपके पैर भी अच्छे, आपके बाल भी अच्छे, हैप्पी गोइंग लकी। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरा मैं यहाँ थोड़ा सा एड ऑन ये भी कर दूंगी, अब जिस तरह से मलाई है ये सबको ही पता है, लेकिन बहुत अच्छी हमारी स्किन में एक जो हम आर्टिफिशियल चीजों के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं हर्ब पे थोड़ा कमी वो करती हूँ क्योंकि नेचुरल अब कुछ रहा नहीं है। हाँ। तो इसलिए हर्बल चीजें आपको, ऑर्गेनिक चीजें कहाँ तक असर करेंगी। और दूसरा ये भी होता है, लोग ठीक है मैं हर्बल का बिल्कुल मानती हूँ, बहुत अच्छा होता है, नो डाउट अबाउट इट, पर लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप एक चीज इस्तेमाल से आप दही भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके भी पैसे लगते हैं। जी बिल्कुल, मतलब वो मुफ्त में नहीं आता दही। अगर आप ये समझ रहे हैं कि घर पे आपने वो करके निकाल के आपने इस्तेमाल किया, उसके भी पैसे लग रहे होते हैं। और ये हम ये कहते हैं कि हर्ब्स भी जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव ही आपका घरेलू टोट को तो कह देते हैं कि आपने जो है वो खाने में से ये ले लिया, इस्तेमाल कर लिया, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट और मनी भी। ये ना सोचे कि ये मुफ्त की आती है। अच्छा, योगर्ट से मुझे याद आया, एक जल्दी से वाइटनिंग इफेक्ट का बता दूं। जी। और आपकी ब्लीचिंग भी करेगा ये और आपको एकदम ग्लो और वाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। ठीक है। आप दही ले लें अकॉर्डिंग टू फेस आपका। और अगर आपने 2 स्पून जो है दही लिए, उसमें आप हल्दी डालें थोड़ी सी, और थोड़ी सी मतलब चुटकी पिंच डाल दें आप इस तरह से। और उसके बाद कितना लेना है? दही 2 स्पून। ठीक है, वो ले लिया आपने। उसके बाद जो है आपने उसके अंदर 1 स्पून जो है लेमन डाल लीजिए और उसके बाद रोज वाटर भी डाल लीजिए उसमें 1 स्पून 2 स्पून, और उसको अच्छे से शेक कर लीजिए। ठीक है। मिक्स करने के बाद एज अ फेस पेस्ट बना के अपने उस पे फेस पे 20 मिनट्स पे आप 20 मिनट्स उसको लगा के आप छोड़ दीजिए, और आप खुद देखेंगे 20 मिनट्स के बाद आपके फेस पे इतनी ग्लोइंग, ब्लीचिंग इफेक्ट और वाइटनिंग इफेक्ट आएगा। ये आप हफ्ते में 2 टाइम्स कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लें, मैं तो प्रोडक्ट की भी बात करूं, आप कोई प्रोडक्ट भी ले रहे हैं ना तो आप पैच टेस्ट जरूर करें, लगाकर जरूर देखा करें। इवन मैं कोई कॉस्मेटिक ले रही हूँ तो चीज भी ले रही हूँ तो मैं हमेशा पैच टेस्ट उसको बिल्कुल मैं कानों के पीछे लगा के हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हर चीज सूट नहीं करती है। और हर्बल चीजें भी अगर कहें, ये जैसे अभी मैंने जो अभी बताया टोटका, वो भी इतनी आसानी से, क्योंकि असल प्रोडक्ट्स का ये होता है कि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है जी ये इंग्रेडिएंट्स है, बिल्कुल, एंड दिस इज फॉर ऑयली स्किन, दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। लेकिन आपके जो घरेलू टोटके होते हैं उनके ऊपर लिखा नहीं होता कुछ भी। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आप किसी हर्बलिस्ट पर जा रहे हैं, वो आपको कोई रेसिपी पूरे आपके स्किन के मुताबिक दे रहे हैं, या आपके पास आए, आप उनकी स्किन पहले टेस्ट करें, और तो इसलिए हम कहते हैं कि आप ऑन एयर बहुत सारी चीजें आप देख रहे होते हैं, पर आपको अपनी स्किन का मवाजना पहले करना जरूरी है कि आपकी स्किन टाइप है क्या। डोंट गो फॉर ऑल द वो टोटकास, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो टोटका, क्योंकि नादिया होता क्या है, हम लोग टीवी में देख लेते हैं या यूट्यूब से देख लेते हैं, फिर हम उसी रेमेडी पे चले
चलना शुरू कर देते हैं। वो आपकी स्किन पे अगर सूट कर रहा है तो मेरी स्किन पे सूट नहीं करेगा। Exactly. तो ये चीजें भी देखना जरूरी है, थोड़ा चीजों को समझना जरूरी है, हर चीज सबके लिए नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, गाइडलाइन थोड़ी सी खुराक के हवाले से क्या क्या खाना चाहिए स्किन को अच्छा रखने के लिए? बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बस क्या क्या नहीं, सब कुछ खाना चाहिए। ठीक है। बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होगी आपकी तो आपकी स्किन किन किन चीजों से, कौन से ऐसे कौन से चीजें जिससे स्किन अच्छी हो? आप प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करें। ठीक है। ठीक है। और प्रोटीन के लिए आप व्हाइट मीट का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल घर में बेहतरीन है फिश तो, वीकली जो है आप 2 टाइम खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ओमेगा भी है फिश में और आपके बड़े अच्छे बहुत अच्छा है। और साथ ये कि चिकन को थोड़ा अवॉइड करें, जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। चिकन हर घर में बहुत ज्यादा, मतलब डेली रूटीन में हमारे देसी चिकन खाएं तो इतना इशू नहीं है, लेकिन वो पे मिलता भी नहीं ना नाज़िया, वो मसला है कि नहीं मिलता। वो एक बस अब एक सब जो है ना ऐसे हो गए कि बस मिल फौरन आसानी से कुछ भी मिल जाए, वो ठीक है। मैं कहती हूँ दाल खा लो, ज्यादा अच्छा है। प्रोटीन ज्यादा अच्छा है। दाल, लेकिन बच्चे कहाँ खाते हैं दाल? बच्चे नहीं खाते दाल, चाहे वो सालन से ही खा लेंगे, गोश्त को एक साइड कर देंगे, लेकिन बच्चों को गोश्त चाहिए होता है। ये चीज है। बाकी आप अपना जूसेस और जो मौसमी फल है उसको इस्तेमाल करें, और जिस तरह आजकल मौसम्बी ऑरेंजेस आए में बेस्ट है, वो आप खाएं। उसका आप जूस भी निकाल सकते हैं, आप वो पीजिए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहता है, स्किन ग्लो करती है उसके अंदर। गाजर का इस्तेमाल बेहतरीन है। अब जैसे कि इस सीजन में गाजर बहुत अच्छी है, आपकी बिनाई को भी अच्छा कर रही होती है। पानी का इंटेक ज्यादा रखें, क्योंकि सर्दियों में हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं। पूरा दिन हम लोग पानी नहीं पीते और फिर कहते हैं कि ओ ये क्या, बाद में हमें ख्याल आता है, फिर हमारी स्किन पानी रह गया स्किन, और फिर तबीयत भी आपकी इस तरह से हो जाती है। समटाइम तो ऐसा होता है कि आप यकीन करें नाज़िया मेरे साथ, कि मुझे मतलब अगर मैंने रात का पानी पिया है तो सेकंड डे रात हो जाती है, मुझे ख्याल आता है कि मैंने तो पानी का इंटेक आप तो ये जुल्म ना करें कम से कम। आपने ये जुल्म कर दिया अपने ऊपर, आपको तो और स्किन का ख्याल रखना जरूरी है। बहुत जरूरी, यही मैं बता रही हूँ आपको कि आपने पानी का नाम लिया है ना, तो मुझे पानी याद है, मेरी बोतल का मैं सोचने लगी, लिटरली इतना मतलब मुझे क्रेज है पानी का। हमें करना चाहिए, हम सबको अपने साथ पानी की एक बोतल तो लास्ट में साथ रखनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कि हमें याद रहे। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो सिचुएशन है ना, जो कोरोना वाली, इस पे तो आप अपनी बोतल जो है ना वो जरूर अपने साथ अपने मतलब पानी की बोतल, अपने आपको जो खाना थोड़ा सा चीजें अवॉइड करें कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो मतलब आपको हाइजीन की वजह से हाइजीन का ख्याल रखें। हाँ, वैसे भी ख्याल करना है, कोरोना खत्म भी इंशाल्लाह हो ही जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद भी हमने इन सारी चीजों को केयर करनी है और वही सेफ्टी के साथ हमने रहना है, तो ज्यादा बेहतर है। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? ब्यूटी भी रह जाएगी, सब रह जाएगा। हेल्थ सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ, बस ये चीज है। अच्छा, आप हेल्दी होते हैं ना, मतलब आपका अपना लाइफस्टाइल हेल्दी होता है, आप खुद हेल्दी होते हैं, तो मैंने एक चीज देखी है कि आपकी स्किन भी अच्छी होना शुरू हो जाती है, आप खुद भी बेहतर फील करने लग जाते हैं। अच्छा, ये एक तो ये वाली चीज होगी। अच्छा, दूसरा कि मेकअप के हवाले से बताएं, आजकल मेकअप में क्या चीज बहुत ज्यादा इन है, कैसा मेकअप होना चाहिए? एक लड़की जा रही है सिर्फ अभी बच्चों को पिक करने जाना है या कमेटी पार्टी है उसकी, तो कैसा मेकअप होना चाहिए? मेकअप तो आजकल बहुत लाइट सा, सॉफ्ट सा, बहुत लेस मेकअप होना चाहिए कि आपकी स्किन पे नजर भी ना आए। हाँ, और आप प्यारे भी लग रहे हो। बीबी क्रीम का इस्तेमाल, स्किन अच्छी है आपकी, सिंपली बीबी क्रीम का इस्तेमाल बड़ा आसान कर दिया लोगों के लिए, खवातीन के लिए, कि बस वो क्रीम की तरह उसको लगाकर मूव आउट कर। ब्लेंडिंग खत्म हो गई है कि ब्लेंड करो, ये करो, स्टे करना है, क्या करना है, इजीली हो जाता है उसके अंदर ना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है। जो अक्सर क्लाइंट आते थे पूछते थे ये कैसा लगेगा, पैची हो गया, ये वाला बेस हमने लिया तो ये हो गया, वो हो गया, तो अब बीबी क्रीम से लिए जो है ना, अपने लिए पर्सनल यूज के लिए आपके पास आते हैं फॉर क्या कहेंगे उसको, मेकअप या वो एक अलग चीज है, लेकिन पर्सनल यूजेस के लिए अक्सर क्लाइंट अपने लिए कुछ ना कुछ ले लेते हैं, तो वो बेस नहीं उनसे टेकर होता, तो बिल्कुल वो फिर आके परेशान होते हैं कि पैची हो रहा है। मैं दोनों से एक चीज पूछती हूँ, पहले मैं शाजिया, क्या बेसिक चीजें हैं जो आपके पास मेकअप के लिए आपके पास होती हैं इस वक्त और बैग में मौजूद होना जरूरी है? मेरे पास एक मेरी लिपस्टिक होगी इस वक्त बैग में, ठीक है, एक कॉम्पैक्ट है मेरे पास, ठीक, और एक मस्कारा है। ओके, सो यू लाइक ऑल दिस। अभी ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन मैं नाज़िया से पहले पूछ लूं। जी नाज़िया। जिसे मेरा भी यही है, तो अभी भी मेरे बैग में एक आपको लिपस्टिक मिलेगी और कॉम्पैक्ट मिलेगा। मस्कारा में लगा लेती तो मेरा वाटरप्रूफ होता है, तो मुझे जरूरत नहीं होती है ना मस्कारा उसकी बजाय कुछ और आई शेड या कोई और चीज होती है। बस काजल हो तो सारा काम हो जाता है। काजल दोनों की चीजें मैं नोट कर रही हूँ, जो पसंद है ना वही लगाएंगे। चलिए, वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएगा।
हम वापस आ गए हैं और 2 सिस्टर्स हमारे साथ हैं। मुझे भी पता चला दोनों बहनें हैं, नाजिया एंड शाजिया। नाम कैसे रखे, मतलब अम्मी ने पसंद किए थे नाम? ये हमारे मामू ने रखे थे। अच्छा जी। मैं सबसे बड़ी शाजिया, उसके बाद आपको पता है ना ये कहते हैं थोड़ा सा जब बैक जाए तो जब शाजिया के साथ फिर नाजिया होना जरूरी होता था। नाजिया फाजिया होती थी, नाजिया, नाजिया सादिया, सादिया, मारिया। और भी बहनें आप लोग की? जी, मारिया। हम 5 बहनें हैं। माने सबके नाम ऐसे? जी, सबके ऐसे हैं। रिया जी बिल्कुल। रिया ठीक है, ओके ओके। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कहते नाजिया के हम प्रोडक्ट के बारे में ना कि हमें प्रोडक्ट की हैंडलिंग कैसे आए। हाँ, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकल जो है ना, थोड़े कुछ वर्कशॉप्स वगैरह, कुछ ट्रेनिंग्स, कोई जो है आपको सेल्फ ग्रूमिंग की जो है ना वो ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा बात करते हैं कि आप लोग अपना इंस्टीट्यूट पे क्या क्या आप लोग सिखाते हैं? हमारे इंस्टीट्यूट में जो है हम स्किन, हेयर और मेकअप इन तीनों चीजों को फोकस करते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट भी हमारे पास जो है आते हैं, वो वर्कशॉप्स लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए जाते हैं हमारे पास, जिसमें मेकअप का कोर्स भी है, मेकअप का कोर्स भी है, स्ट्रिकिंग वगैरह का भी है। जी बिल्कुल, हेयर केमिकल का कोर्स भी है, हेयर कट का भी, मतलब पूरा एक ओवरऑल जो है होता है। हेयर केमिकल का कोर्स कितने तक का होता है तकरीबन? ये हम जैसे अगर हम 15 डेज का कोर्स करवा रहे हैं तो वो हमारा होता है कि हमने 5 to 10,000 के रेंज में जो है रेंज में रखा होता है, उसमें ग्रुपिंग होती है। उसमें डिपेंड करता है कि बेसिक या एडवांस। हाँ। तो हमारा एडवांस अलग है, बेसिक अलग है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, उनको फिर बेसिक से हमें लेके चलना पड़ता है। इस तरह से कोर्स डिजाइन करना पड़ता है। बेसिक के स्टूडेंट अलग कर दिए जाते हैं, एडवांस के कोर्सेज अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है। जो बेसिक से चलते हैं तो फिर उनके लिए आसानी रहती है। और कुछ जैसे समटाइम होता है कि इधर उधर से वर्कशॉप लेके आ गए तो पता तो होता है लेकिन डिटेल नहीं पता होती उनको, तो फिर हम एक ऐसा कोर्स डिजाइन करते हैं, बेसिक टू एडवांस कोर्स होता है, उसमें कंप्लीट होता है वो। तो उसमें हम बेसिक भी पढ़ाते हैं और फिर नहीं तो फिर उसमें आप लोग स्टूडेंट्स का एक होता होगा ना कि उसमें एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होते होंगे फिर? जी बिल्कुल, है ना, पूरी क्लास की तरह होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारी कोशिश ये होती है कि हम 10 स्टूडेंट से ज्यादा ना करें, ठीक है। वैसे भी कोरोना कोविड है, आपको SOPs को फॉलो करना है, ठीक है। आपने एक सोशल डिस्टेंस रखना है, अपनी हेल्थ का भी ख्याल करना है, ठीक है। अब हम जो है कहते पब्लिकली लोगों से मिल रहे होते हैं, तो अब हमारे साथ भी हमारी फैमिलीज हैं, ठीक है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, हमारी अम्मी हैं, तो मतलब हमें क्या करना है, अपनी सेहत को भी जो है उसको भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। और जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, जो हमारे पास हम पे ट्रस्ट करके आते हैं, तो उन्हें भी ऐसा माहौल और ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी है कि वो सेफ रहें। तो उसके लिए यही बेहतरीन होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना कम से कम रखे जाएं। 10 स्टूडेंट्स का एक बैच बनाते हैं, और सम टाइम ये होता है कि हम 5 पे भी कर देते हैं कि जरूर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 101 क्लास लेना चाहते हैं, उनके कुछ टाइमिंग के इश्यूज होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि नाज़िया से जी कहते हैं उन्हें मेकअप की क्लासेस लेनी है और सिर्फ सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए भी हम जो है उनकी सहूलत के हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं चीजें। ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली आप लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जो है ये जिस तरह वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, इसमें प्रोडक्ट की भी नो हाउ आप लोग दे रहे होते हैं, वो कैसे? देखिए, जिस तरह करके इसमें बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हमारे साथ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब हम अगर कॉस्मेटिक्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास जैसे हमारी क्रिस्टीन है, वो बहुत ज्यादा अपनी प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकते, सॉरी, ठीक है, मतलब एक लोकल ब्रांड है हमारी, और पाकिस्तानी ब्रांड है, वो बड़ा मतलब एजुकेशनल वर्कशॉप करवा रही होती है, ठीक है। तो उनको भी हम अपना पेज दे रहे कि वो आते हैं, आके जो है अपनी प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं। इसी तरह करके हेयर केमिकल डिफरेंट बहुत सारे ब्यूटिशियंस आप लोग के पास प्रोडक्ट नॉलेज के लिए आते हैं, या फिर ये कि आप लोग फिर आम कॉमन लोगों को भी दे रहे होते हैं? नहीं, आम कॉमन लोग भी जो सीखना चाहती हैं बच्चियां, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको भी हम सिखाते हैं, क्योंकि एक तो सीखी हुई है, अब उनको अपना कोर्स जो है फ्रेश करना है, तो वो आ जाती है, ठीक है, वो भी इसमें। और कुछ बेसिक जो होता है वो बिल्कुल फ्रेश लोगों के लिए होता है। अच्छा, तो वो भी आप लोग तो वो फिर उसमें उनको पूरी इन्फो दी जाती है उसमें। अच्छा, उसमें ये भी होता है ना, मैंने कई लड़कियों को ये भी देखा है कि जिनकी शादी होने वाली होती है, कहती है हमें कुछ ना कुछ तो बिल्कुल सेल्फ ग्रूमिंग, क्योंकि हम हर वक्त तो सैलून में नहीं बैठे होंगे, नेचुरली बात है, उनकी दावतें इतनी ज्यादा होती हैं, बिल्कुल, तो उनको थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ता है ना। जी, उसमें भी सेल्फ ग्रूमिंग आ जाती है। उसमें आपका हेयर डू कैसा हो, मेकअप किस तरह से होगा आपके ऊपर, तो और अपनी केयर, स्किन की केयर किस तरह से होगी, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये जो है ये सेल्फ ग्रूमिंग में आ जाता है आपको, तो इसकी भी अलग से आप ले सकते हैं क्लास।
ठीक है, ओके, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप क्या कहते हैं कि जिस तरह यंग जो लड़कियां हैं जो कॉलेज गोइंग है या जो खवातीन जो वर्किंग लेडीज हैं, उनको अपनी ग्रूमिंग का कैसे ख्याल रखना चाहिए? दोनों बता दे, कोई भी बता दे, कोई भी जवाब दे दिया सबसे करे। पहले अभी जो हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में हमने जो बात की, हाँ। तो वही है। अब जैसे स्कूल मतलब या overall कह रही हूँ हाँ, मैं, हाँ। स्कूल या कॉलेज जा रही है तो सबसे पहले या वर्किंग लेडीज ये बाहर निकलने वाली सन ब्लॉक खवातीन, हाँ। मस्ट है आपका। अच्छा, सन ब्लॉक जरूर लगाएं, सन ब्लॉक, ठीक है। अभी मैं कॉलेज की लड़कियों के लिए बात करूं तो सन ब्लॉक मस्ट है, क्योंकि कॉलेज में मेकअप वेकअप तो होता नहीं है, लेकिन ये कि अब हल्का सा लाइट सा चल रहा है, बच्चियां करती BB क्रीम वगैरह use बीबी कर क्रीम सकते लगा हैं, के हाँ। अपना चली जाती है, तो सन ब्लॉक प्रेफर करेंगे, करूंगी ठीक वो है। चीजें। और अगर ऑफिस है तो लाइट सा आप अपना कवरेज करके बेस बना के जरूर जाएं, क्योंकि ऑफिस में आप अच्छे लगेंगे तो काम भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपकी एक प्रेजेंटेशन भी एक चीज होती है, लुक भी आपकी एक चीज है। आपका लुक नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मैं ये समझती हूँ, तो इस वजह से। ठीक है, सही है। तो आप क्या कहती हैं कि जो वर्किंग लेडीज हैं, शाजिया, उनको क्या करना चाहिए? वर्किंग लेडीज़ को जो है ना सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो 9 to 5 अगर जॉब कर रही हैं, ठीक है, तो 9 to 5 जॉब नहीं है, उनकी 24 आवर्स की जॉब है, क्योंकि उन्होंने जब 6 o'clock घर वापस आना है तो उसके बाद दोबारा दूसरी जॉब पे खड़े हो जाना है। अक्सर ये होता है कि मैंने देखा है जो खवातीन जो जॉब कर रही होती हैं, जिस तरह बैंक्स में हो गया या वो टीचिंग कर रही है, कुछ कर रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम, वो सिर्फ अपना फेस जो है ना वॉश कर लेती हैं। अब वो कोई कहीं पर भी होता है, किसी तरह से वो फेस को सिर्फ वॉश कर रहे हो। ये बताइएगा कि उनके लिए बेसिकली वो जो टाइम कैसे निकाल कर क्या ऐसी चीज यूज करें कि उनकी स्किन जो है वो सही भी रहे और उनका मेकअप भी फ्रेश रहे? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि अपने बैग में जो है ना एक टोनर रख लें, और टोनर जो है या हमारे पास मेकअप के साथ टोनर कैसे यूज करेंगे? रोज वाटर जो है ना वो बेस्ट है। रोज वाटर का स्प्रे आप जो है हर बैठे हुए हैं, आपने जल्दी से 2 अपना घंटे के रोज बाद वाटर आप use करें, करें, फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश हो आपकी जाएंगे, स्किन को जो है ना बहुत सूथिंग और बहुत हाइड्रेट कर देता है। दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड आइडिया। हाँ, समर हो या विंटर हो, हाँ। दोनों सीजन में बेस्ट जाता है। ठीक है। और सेकेंडली ये है कि जब भी आप अपना कहते हैं मेकअप रिमूव करते हैं तो उसको सिर्फ खाली पानी से या सोप से ना करें, पहले उसको लाजमी मेकअप रिमूवर के साथ जो है आप अच्छे से जेंटली जो है ना रिमूव करें। जब पूरा आपका क्लीन हो जाए फेस, देन आप जो है फिर वॉशरूम में जाके फिर आप फेस को वॉश करें। ठीक है, किसी पहले भी मेकअप क्लेंजर से जरूर साफ must है करना। आपको अच्छा, साफ आजकल तो लाजमी वो करना है। वाटर बेस्ड भी आए हुए हैं जो क्लेंजर्स, वो बड़े अच्छे क्लेंजर्स है वैसे जी, ना, बिल्कुल, कि बिल्कुल। हाँ कि लिक्विड क्लेंजर्स जो है, पहले तो ये होता था कि आपको जो है वो आई के लिए लहदा यूज करना है, जी, फेस के लिए फेस लहदा के यूज, लिए। अब एक ही में आपको सब चीज मिल कुछ मिल रहा जाती है है आपको, बिल्कुल। तो वो ये कि वो अच्छा आपके डीप क्लेंजिंग भी कर देता है। डीप क्लींजिंग भी कर अच्छा, लेकिन जो बहुत ज्यादा मेकअप करने वाले लोग हैं उनको तो ये भी है कि फेशियल्स वगैरह जरूर करवाने चाहिए, वरना वो उनके पोज में बहुत ज्यादा मेकअप जो है वो ठहर जाता है। तो वो कौन से फेशियल्स करवाएं, किस टाइप के फेशियल्स कराएं अपनी डीप क्लेंजिंग के लिए? फेशियल्स जो है वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम रोज़ाना की रूटीन में बाहर आने जाने में पोल्यूशन, डस्ट जो है वो हमारे स्किन के ऊपर जो है तय बातय जमती चली जाती है ना। और फिर एक अल्लाह ताला ने जो एक कुदरती साइकिल रखा है हमारी स्किन का, जो कि 26 या 24 डेज में कंप्लीट होता है, कि मतलब हमारी स्किन जो है उस पे कहते हैं एक लेयर बनना शुरू हो जाती है, जिसको लास्ट में हमें रिमूव करना चाहिए। उसके लिए स्क्रबिंग जो है वो बेस्ट है, कि आप कोई अच्छा सा जो है कहते बाजार से कोई स्क्रब लेके या फिर कोई होम में जिस तरह भी हो तो स्क्रबिंग करें, ताकि आपकी डेड लेयर जो स्किन की है वो रिमूव हो। क्योंकि जब स्किन की डेड लेयर रिमूव होगी तो आपकी स्किन भी जो है आपको बताएगा कि ये सांस लेती है, जानदार है। सही है। जो ये पोर्स है इनमें जब हमारे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ये सांस नहीं लेगी, तो फिर सोच ले कि क्या होगा, दम घुट जाएगा। हाँ, एक खराब होने लग जाती है। चॉपर लेके अगर आप किसी अपनी हाथ पे या कहीं बंद कर दें तो क्या फील क्या होगा? हाँ, अपने फेस के ऊपर फेस के ऊपर ही रख लें, तो आप कैसे सांस लें? तो सेम यही हाल स्किन का भी है कि स्किन को जो है हमें बहुत ज्यादा स्क्रब करना लाजमी, मतलब ये कि 5 डेज में 10 डेज में लाजमी हल्का फुल्का आप होम केयर में इस तरह से कर सकते हैं, और मंथली आप फेशियल ले जरूर ले लें। हाँ, टाइप को देख के, हाँ स्पेशली वो खवातीन जो बहुत मेकअप कर रही हैं या डेली रूटीन में बाहर जा रही हैं। अच्छा, फेशियल से सिर्फ लोग ये समझते हैं कि जी सिर्फ क्लेंजिंग है। मैं कहती हूँ फेशियल आपके लिए ये होता है कि आप
रिलैक्स भी हो रहे हैं, Relax भी आप होते अपने हैं। घर के माहौल से, ऑफिस के माहौल से निकलकर आप कहीं और गए हैं एंड यू आर रिलैक्स्ड। रिलैक्स, और वो टाइम आपका होता है। हाँ। तो आपको ऐसा एक अच्छी फीलिंग्स आ रही होती है, ये टाइम मेरा है और मुझे यहाँ अच्छा लगना है। हाँ। मैं अच्छे लगने के लिए यहाँ पर आई हूँ, अपने आप को Exactly. ग्रूम करने के लिए आई हूँ। हाँ। तो वो एक आपका टाइम होता है। और हर मुझे ऐसा लगता है कि जो हाउस वाइफ है उनको भी ये चीज करनी चाहिए। और अब माशाल्लाह से बहुत अवेयरनेस आ गई है, माशाल्लाह से आती हैं मंथली, अपना ट्रीटमेंट लेती हैं और वो ये सारी सर्विसेज लेके जाती हैं और भागती दौड़ती भी आती हैं, टाइम लेके अपना बस इस टाइम में हमारा काम हो जाए, ये इस तरह से हाँ। अक्सर क्लाइंट हमारे कर रहे होते हैं। तो मंथली फेशियल लेना बहुत जरूरी है। और घर में आप अपनी होम केयर में अपनी क्लिनजिंग कर लें, आप जो भी आप रोजाना जिस तरह से बताया गया अपनी क्लिनजिंग करें, फेस वॉश का ख्याल रखें और टोनर या स्क्रब हफ्ते में एक दफा स्क्रबिंग कर लिया आपने। इस तरह से अपने फेशियल्स को, अपनी स्किन को मेंटेन रख सकते हैं, मेंटेन रखें, ठीक है, होम केयर सही में है, आप हाँ। इस तरह से। अच्छा, ये तो सारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होगी, लेकिन एक और चीज़ है जो मैं शाजिया के हवाले से कहना चाहूँगी। शाजिया बहुत अच्छा काम कर रही है, नेकी का काम भी कर रही है। थैलेसीमिया के लोग जो हैं, जो बच्चे हैं स्पेशली, उनके हवाले से जो आप जो काम करी वो ज़रा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कहते हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट जो है थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं इनके लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरे और जो फलाही काम होते हैं उसमें भी काफ़ी जो है ये अपना हिस्सा डालते हैं। जैसे अभी सर्दियां थी तो सर्दियों में कोई पाकिस्तान की 30 से ज़्यादा उन्होंने सिटीज़ में जो है कंबल और ब्लैंकेट वगैरह दिए और इस तरह करके फूड्स पे, मतलब जब भी कोई इमरजेंसी सूरत होती है तो उसमें पेश होते हैं, काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो इससे मैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मुझे जो इस टीम के साथ जोड़ा है वो थैलेसीमिया चाइल्ड हैं कि उन बच्चों के लिए जिस तरीके से ये मुफ्त जो है इलाज मुहैया करते हैं, उनको एक केयर सेंटर बना है थैलेसीमिया केयर सेंटर, वहाँ पे इनके तमाम एक्सपेंसिव जो है बेयर किए जाते हैं, इनसे सिंगल पैनी भी नहीं लिया जाता और उनको वो तमाम सहूलियात जो एक बहुत ही हाई फाई जगह पे और हॉस्पिटल में दी जाती है वो उन्हें यहाँ हेल्प इंटर वेलफेयर ट्रस्ट की जो केयर सेंटर है इसमें देते हैं। और थैलेसीमिया जो है ये एक ऐसा मर्ज है नाज़िया, मैं आपको बताऊं कि ये एक कुदरती जो है ना, कुदरती मर्ज है। ये जब बच्चा पैदा होता है तो हमें नहीं पता होता कि वो जो दुनिया में आ रहा है तो शायद वो थैलेसीमिया माइनर है। और इसके लिए जो है सिर्फ एक छोटे से जो है कि हमारा कहते हैं कि इससे जो बचाव का बेहतरीन तरीका ये है कि जब दो कपल की जब शादी हो रही होती है, जो दो लोग शादी कर रहे हैं, उससे पहले जो है एक छोटा सा टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट। वो टेस्ट करवा लिया जाए कि जिसमें ये पता चल जाए कि जी थैलेसीमिया माइनर नहीं है। क्योंकि जब दो थैलेसीमिया माइनर की जब शादी होती है तो उनके जब वो एक नई जिंदगी जब जो जन्म लेती है वो थैलेसीमिया मेजर तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये वैसे तो यही कहा जाता है कि शादी से पहले ही आप जो है ये टेस्ट कर दो, बहुत अच्छा होता है कि ऐसा ना हो कि और किसी एक का भी नेगेटिव आ जाए। लाइक अगर लड़की करवा रही है तो उसका नेगेटिव आ गया है तो इट्स ओके, फिर आपको जो है मेल को फिर टेस्ट करने की जरूरत नहीं, और अगर मेल ने टेस्ट करवा लिया तो फिर लड़की को टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर दोनों को मेजर है तो फिर आप जो है फिर सोचें, फिर नेचुरली बात है, बच्चा जब होगा तो वो तो उसको थैलेसीमिया होगा। और फिर पता है इसकी सबसे बड़ी जो मुझे जब पता चला, मेरे दिल को जिस बात ने हिलाया वो ये कि नाज़िया के उन पेरेंट्स को पता होता है, जो बच्चे थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं उनके पेरेंट्स को मालूम होता है कि हमारा बच्चा 17-18 से ज्यादा इसकी एज नहीं है, 17-18 साल से ज्यादा ये बच्चे जो है जिंदगी नहीं सर्वाइव कर पाते, बहुत छोटी उम्र में जो है कितने इनकी डेथ हो जाती है कि। और इसकी मेन वजह ये कि जब दोनों को मेजर होता है, माइनर दोनों को अगर माइनर जब मिलते हैं तो फिर वो मेजर जो है वो बच्चे को हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें मतलब इतनी तकलीफ देती हैं कि आप जब जाके देखें, इतने प्यारे बच्चे होते हैं, उनको पेन होता है, उनको जब जाहिर सी बात है एक छोटी सी नज़ला बुखार खांसी अगर हो जाए तो कितनी तकलीफ की बात होती है कि और बीइंग अ मदर मैं और आप समझ सकते हैं इस तकलीफ को
कि उन माओ पे, उन पेरेंट्स पे क्या गुजरती होगी कि जब वो अपने बच्चों को लेकर आ रहे होते हैं सेंटर में, हर हफ्ते लेकर आते हैं, 15 दिन के बाद लेकर आते हैं, उनके आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि ब्लड जब उनको लगता है तो वो एक प्रोसेस होता है पूरा, उसमें आयरन डेफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, आयरन इंक्रीज हो जाता है। तो उस सूरत में फिर बच्चों को कुछ पे इंजेक्शन, कुछ टेस्ट वगैरह फिर दोबारा से ऐसे किए जाते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं और बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे लिए जो एक अलमिया है ना, वो ये है कि हमारे पास, सबके पास जो है वसाइल की बहुत कमी है। बीमारी तो अल्लाह ने दे दी, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि देखिए जिसपे कंट्रोल हो सकता है। तो ये जो बातें आपको बता रहे हो, हमें कई अरसे से मतलब हम लोग अपने ये शोज भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो प्लीज हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको कहा जा रहा है कोई बात, तो प्लीज ये जो है ना आप जरूर इस पे। और नादिया बिलीव करें, हम जहाँ कहीं जाते हैं, जिस शो में जाते हैं, वैसे भी हमारा कोई फ्रेंड्स बैठते हैं आपस में, गाइडलाइन जरूर तो हम लोग ये डिस्कशन लाजमी कर रहे होते हैं। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद बात भी करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद और आज हमारे साथ शाजिया भी हैं, नाजिया भी हैं और मैं नाजिया भी आपके साथ मौजूद हूँ। दो नाजिया मौजूद है, दो नाजिया मौजूद है, शाजिया। फिर तो कई लोग ऐसे इनको भी कहते होंगे शाजिया, नादिया और पता नहीं क्या, पता नहीं नाजिया लोग मुंह से क्यों नहीं निकाल सकते सही से। नादिया निकलता, नाजो बोल देते हैं कभी। वैसे नाज मुझे अच्छा लगता है, नाज अच्छा लगता है। ओके ओके, सही है, ठीक है। लेकिन ये कि आपके घर में भी नाजे के बाद कोई है? नहीं, मैं कोई हम काफिया नहीं है आपके पास? बच्चा था ना फैमिली में तो इसके बाद कोई नहीं, लेकिन इसलिए फिर वो नाम बहन का आसिया रखा, तो फिर उसके बाद फिर नाजिया रख लिया। मेरी अम्मी को बहुत पसंद था, हम लोग भी शुरू में आते थे, फैमिली जो सरनेम होता था ना नाज करके रखते थे, एक ट्रेंड था उस जमाने में। पर फिर मैंने कहा सबके आगे जो है वो उनके सरनेम फादर के होते, तो हमारा सरनेम फादर क्यों नहीं है ना? सेम मेरे फादर का, मैंने तो अपनी शादी के नाम पे बाद भी अपने अब्बू का नाम नहीं हटाया ना, मैंने कहा नहीं, माय फादर्स नेम इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी कि तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। फिर मैंने स्पेशली चेंज, मेरा था नाजिया नाज था। अच्छा, फिर वो चेंज करवा के मैंने अपने फादर का नाम जन्म। बिल्कुल, हमारा भी ऐसा था, नाजिया तबस्सुम, शाजिया तबस्सुम। अब तबस्सुम लग गया, सरनेम कहाँ है? तो हमने अपने अब्बू तो मेरे हयात नहीं है, जब अब्बू आपने ये क्यों नहीं लगाया अब्बा जी? क्योंकि अब्बा जी के ट्रेंड मुझे नहीं मालूम, तो उस टाइम शायद इतना खूबसूरत लगता था, तो वो तबस्सुम जो है ना सबके नाम के साथ मैंने ट्रेंड देखा। जी, अब ये है कि मैंने खैर डॉक्यूमेंट्स पे तो नहीं है, क्योंकि कास्ट मेरी अंसारी है, तो मेरे अब्बू अंसार थे, तो अंसार लगाती हूँ मैं, नाज अंसारी लगाती हूँ मैं, तो मुझे एक अच्छा फील होता है नाज अंसारी कहने से ना, मुझे एक प्राउड सा लग रहा होता है ना कि अपने आप को फील होती है। शुरू से होता था नहीं। अच्छा, वैसे एक चीज और भी है कि अब सारी बात है, बाहर के ममालिक में एक डिफरेंट एक वो हो गया है कि आपका जब वीजा लगना होता है तो आपके डॉक्यूमेंटेशन उन सब में जो है वो चीजें फिर जारी होती है, वो देखते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपने बाल क्यों नहीं कलर किए? ये मैं शी इज अ वंडरफुल पर्सन जो कलरिंग में जबरदस्त हैं, जिन्होंने बहन के बाल भी कलर किए हुए हैं। तो मुझे पता चला ब्रेक में, मैंने कहा आपके बाल बड़े अच्छे कलर हुए हुए हैं शाजिया, तो ये किसने? उन्होंने कहा नाजिया। मैं कहा नाजिया ने अपने बाल नहीं किए हुए, तो ये क्या बात है कलर? तो जरा आप बताइएगा। नादिया, यही कि दिल तो बहुत करता है। मुझे भी नादिया बोल दिया। हाँ, नाजिया दिल तो बहुत करता है, तो मैं नादिया बोल हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी अब बालों को कलर करूं, क्योंकि एक टाइम से मेरा एक यही स्टाइल है, लॉन्ग हेयर। ब्यूटी एक्चुअली मतलब ये नहीं कि बस यही चीज है जो मुझे रोक देती है कि ना मैं हेयर कट करवाऊं और ना ही मैं बालों को कलर करवाऊं। एक अलग ब्यूटी, एक अलग सी मेरी पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री में भी मेरी, मैं जरा देखो आपके बाल पीछे से कितने लंबे हैं। बिल्कुल, ये देखिए मेरे बाल, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब इट हैज इट्स ओन ब्यूटी एक्चुअली। जो आपके अपने वो जो एक बालों का एक जो है ना अपना टेक्सचर, और मैं मशहूर हूँ लंबे बालों से अपनी इंडस्ट्री में। वो नहीं है, मैं हमें अनटच्ड बाल है, इस पे कोई कलर नहीं कलर नहीं। हाँ, ये नेचुरल मेरा अपना वर्जन कलर है, ये जेट ब्लैक ही है मेरा अपना वर्जन कलर ना। लेकिन अब इतना काम करती हूँ हेयर का, और इतना अच्छा लगता है क्लाइंट के जब इतनी खूबसूरत मैं बालों को देखती हूँ, इतना कलरफुल कर देती हूँ ना, तो बाद में दिल करता है मैं भी करवाऊँ। लेकिन मुझे परमिशन नहीं मिलती है, सबसे तो ये नहीं देती, मेरी बहन नहीं देती मुझे। मैंने कहा आप सब कुछ कर लो, लेकिन मुझे परमिशन नहीं है। कहती नहीं, अभी बचे रहो। मुझे नाज़े के बाल ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, माशाल्लाह हेल्दी बाल हैं, और अभी नीट नहीं है। नाज़िया अभी नीट नहीं है कि एक होता है ना कि चलो जी आपको कोई ग्रे कवरेज करनी है, कुछ
ऐसा मसला है तो उस सूरत में आप कर लीजिए, फिर ठीक करें, है। हाँ। और एक कोई आप पे खूबसूरत नहीं लग रहे, आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर रहे हैं, हाँ। आपकी शनाख्त बन गए हैं आपके बाल ना। हाँ, तो कि फिर आप जरूरत कहीं भी नहीं जाओ है। किसी भी महफिल में तो वो नाजिया बिल्कुल डिफरेंट होती है, एक लंबे बालों वाली, ये अलग से ही जो है ना लंबे बाल और माशाल्लाह से वो बिल्कुल जो जेट ब्लैक बाल है ब्लैक वो बिल्कुल कलर ऐसे। की। तो एक वो उसके अंदर जो अपनी एक शाइन, अपनी क्वालिटी है, वो जब तक है कहते हैं जब तक वो बस हाँ, यही चीज जब तक है। मैंने कहा ठीक है, परमिशन नहीं है ना अम्मी देती है ना ये लोग देते हैं, तो दिल तो बहुत करता हैगा कि बस फिर बर्दाश्त कर लेती, कोई बात नहीं, करना तो है ना आगे जाके। अच्छा, कितने अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं? यार हम लोग को काफी अरसा हो गया है, माशाल्लाह से 15 इयर्स हो गए 15 years हो गए, हाँ, माशाल्लाह, इस माशाल्लाह फील्ड से, में ठीक है। काम करते हुए। कि जब स्टार्ट लिया था उस वक्त आप लोगों ने क्या चीज सोची थी, किस तरह से स्टार्ट लिया था, कौन सी हिंड्रेंसेस आई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, और किस तरह फेस करके माशाल्लाह इस लेवल तक अब आप आ गए? इसके बारे में नाजिया बहुत बेहतर बता सकेंगी क्योंकि नाजिया ने बहुत स्ट्रगल की है, स्टार्टिंग इनकी तरफ से हुई ठीक थी। है जी ना। मैं बहुत छोटी सी उम्र में आई थी, जिस तरह कहते हैं ना कि छोटी उम्र में आना। हाँ, हाँ। तो मैं वाकई बहुत छोटी उम्र से आई थी, और जिस टाइम में इस फील्ड में आई थी तो उस टाइम इतनी बच्चियां आती नहीं थी। हाँ, उस टाइम बड़ी बहुत रोक-टोक होती थी, एजिड क्या काम हाँ, कर रहे हो, एजिड हाँ। खवातीन आया करती थी। अभी तो सोशल मतलब, मीडिया ने आपको बड़ा एडवांस कर बिल्कुल दिया ना। बिल्कुल। और जब मैंने सैलून खोलने का फैसला किया तो अपना एक टाइम पास करने के लिए, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी मेरी लाइफ में कि वक्त नहीं गुजरता था, तो फिर जॉब्स भी मैंने की, तो मैंने इवन के नादिया बंद सैलून को रनिंग दी है, अच्छा, बंद सैलून को रनिंग दी है मैंने, क्लाइंट दिए थे। तो फिर मेरी सपोर्ट में मेरी अम्मी बहुत थी, माशाल्लाह, मेरी फैमिली बहुत थी ना माशाल्लाह से। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा दूसरों के सैलून चला रहे हो, आप अपना खोल के अपना बैठो। खोलो, ये वाली बात हुई ना। तो हाँ। अम्मी ने मुझे एक बहुत छोटी सी जगह पे अपने ही एरिया में, और आज भी वो जगह है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह और एक बड़ा खूबसूरत सा मुझे एक सेटअप डाल के मेरी अम्मी ने मुझे दिया। अब आप यहाँ बैठो, अपना दिमाग यहाँ लगाओ और अच्छे से अपना टाइम गुजारो। तो वो वक्त मैंने जब शुरू किया तो बहुत मुश्किल थी, एक तो परमिशन नहीं मिल रही थी। हमारी बहन आज हमारे साथ है, इन्होंने मना किया क्योंकि हाँ। उस टाइम नाजिया इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता था, इस फील्ड को बहुत ही। आज तो माशाल्लाह से आज तो मेरे को बहुत अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, बिल्कुल इज्जत दी है, और बहुत एजुकेट लोग आ रहे हैं, और वो चीज खत्म हो गई है, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे परमिशन नहीं थी, लेकिन मैंने कहा मेरी तरबियत में ये सारी चीजें नहीं है, मैं अपने घर और खानदान को लेके बाहर निकली हूँ। और माशाल्लाह से बहुत मेहनत से काम किया, और जी। आज एक अपना मकाम मुझे बनाया। 16 साल अपने सैलून को रन करते हो गए, और उससे पहले 2 साल मैंने जॉब्स भी जॉब की। भी की है। अच्छा, डिफरेंस तो होता है सारी पता, जब आप जॉब पे, लेकिन सीखने को बहुत मिलता बहुत कुछ मैंने सीखा हाँ। है, बहुत कुछ, बिल्कुल। सख्तियां भी देखी हैं और डांटे भी खाई हैं, और अपने उस्तादों से मैंने मतलब बहुत कुछ सीख के आज मैं इस मुकाम पे बैठी हुई हूँ। और माशाल्लाह से मेरे जो उस्ताद हैं वो आज भी मेरे साथ हैं, जैसे रूहाना इकबाल है और सर साखी बिन सबिया हैं, माशाल्लाह से उन सब का बहुत सपोर्ट है बहुत मेरे support साथ। आपके साथ। आज भी बहुत सपोर्ट है, आज भी कॉल्स आती हैं, आज भी हम बात करते हैं। हाँ। तो मतलब उनकी जो चीजें हमने सीखी हैं और वही चीजें हम जो है आज डिलीवर कर रहे हैं कि लोगों को हम पहुंचा सके, शेयरिंग केयर कर सके लोगों के हाँ। साथ। मुश्किलात तो हर लाइफ में आती है, लेकिन उसमें संभलना, गिर के उठना, ये बहुत ये जरूरी होता बहुत है। ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये इसलिए मैंने मोटिवेशनल बात आपसे पूछी क्योंकि कई ऐसी खवातीन हैं जो नया काम शुरू कर रही होती हैं, लेकिन वो कई दफा ऐसा होता है कि हार कर जो है ना वो जी, कहती है बस एंड हो गया, अब हम नहीं कर सकते आगे। बिल्कुल। पर हमेशा जो है आपको फाइट करने की जरूरत Fight होती है, आप आगे लगे रहो, काम करते रहो तो बहुत अच्छा है। खैर आपका काम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, मैं तो खैर बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मुझे तो उनके बाल देखकर बहुत अच्छा लगा। लवली कलर, क्योंकि कलर में ये होता है सबसे ज्यादा कि जब आप कलर कराते हैं उसके बाद कलर के बाद बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। जबकि मैंने इनके देखे हैं कि इनके बाल डैमेज नहीं है, ये क्या वजह है? नाजिया देखिए आपकी केयर है यहाँ पर। अच्छा, आप होम केयर में कुछ नहीं यूज करते, कोई भी शैम्पू उठाया आपने लगा लिया तो उससे बाल तो ड्राई होंगे। देखिए कुछ भी हम सेफली भी काम करें तो आप गाइडलाइन भी देते हो जी कि ये वाला बिल्कुल shampoo use बिल्कुल। करना मैं है तो या अपने नहीं? क्लाइंट को रिकमेंड करती हूँ आप ये होम केयर लेंगे तो मैं आगे काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट थैंक करते यू हैं। सो मच आप दोनों का इसमें तशरीफ लाने का बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से गपशप रही है और इंशाल्लाह जरूर दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, थैंक यू सो इंशाल्लाह मच फॉर बीइंग। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक को टीम को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर, बाय।